दरवाजा खोलना हो या नट टाइट करना, फिजिक्स के टर्निंग इफेक्ट से अब नहीं डरना। इक्विलिब्रियम का मैजिक बिना किसी ट्रेजिक। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ, आज मैं वाकई में कुछ स्पेशल लेकर आ रही हूँ क्योंकि आज शुरू होने वाला है क्लास 10th ICSE फिजिक्स सीरीज का शुभारंभ। एग्जैक्टली तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th ICSE फिजिक्स का पहला चैप्टर विच इज फोर्स का पहला वीडियो विच इज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम का वन शॉट वीडियो। आज के इस पूरे वीडियो में फोर्स चैप्टर के इस पहले हिस्से को हम लोग पूरी तरह से खत्म करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को करके देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और कुल मिला के पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। सो तैयार हैं ICSE के सभी बच्चे? लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट का नाम है फोर्स, तो सबसे पहले ये जानना तो जरूरी है कि फोर्स क्या होता है। हम क्लास 10th में हैं तो फोर्स के बारे में पहले तो पढ़ ही रखा है मैम। फोर्स क्या होता है? अ पुश और पुल, यही पढ़ते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस से, है ना। पुश या पुल जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे या फिर उसके शेप को चेंज कर दे। वेरी वेरी सिंपल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये दरवाज़ा अभी बंद है, राइट। मैंने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, थोड़ा फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से दरवाज़ा जो कि पहले रेस्ट में था अब मोशन में आ गया, मूव करने लगा और खुल गया, राइट। सो दैट इज फोर्स। अब भाई ये जो खिलौने की वाली गाड़ी है, जो टॉय कार है, ये कार अपनी मूव कर रही थी, हमने अपने हाथ से इसको रोक दिया मतलब क्या किया हमने फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से ये पहले मोशन में थी अब रुक गई, तो इसका जो मोशन का जो स्टेट था वो बदल गया। सो देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट, राइट। तो इस तरीके का पुश या पुल जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो मूव करने लगता है, जो मूव कर रहा है वो या तो धीरे हो जाता है या फिर रुक जाता है या फिर कई बार ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाता है, और इसी तरह के पुश या पुल को हम कहते हैं फोर्स। तो चलो बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में। ये जो फोर्स है, ये जो पुश या पुल है, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे? अब भाई एक बैलून का ही एग्जांपल ले लो। अब इस बैलून पर अगर मैं फोर्स लगाऊं खूब जोर से, तो देखो इसका जो शेप है वो ऑल्टर हो रहा है ना। अगर पहले थोड़ा राउंड था, अभी जैसे जोर से अप्लाई किया फोर्स तो ये थोड़ा ओवल शेप में हो गया। कुछ ज्यादा जोर से फोर्स अप्लाई कर देंगे तो फूट ही जाएगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? किसी ऑब्जेक्ट का जो चेंज ऑफ स्टेट है, इधर ऑफ रेस्ट या ऑफ मोशन, वो चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे टॉय कार का एग्जांपल, टॉय कार चल रही थी, फोर्स अप्लाई किया, रुक गई। टॉय कार रुकी हुई थी, फोर्स लगाया, चल पड़ी। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ऑफ कोर्स भाई, टॉय कार तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई टॉय कार चल रही थी, हमने हाथ से धक्का मारा तो वो सीधे तरफ मुड़ गई, राइट। पॉसिबल है। अब इनफैक्ट अगर आप रियल कार की भी बात करो, रियल कार रुकी हुई है, खुद से मैजिकली चलने लगती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, गाड़ी को स्टार्ट करते हो, तो गाड़ी आपकी चलती है, राइट। गाड़ी को आप राइट की तरफ लेके जाते हो, लेफ्ट की तरफ लेके जाते हो, गाड़ी अपनी डायरेक्शन बदलती है। सो आपको फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स लगाने से हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को बदल सकते हैं। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के साइज को भी ऑल्टर कर सकता है, बिल्कुल साइज बदल सकती है। जैसे कि रबर बैंड, अब इस रबर बैंड को देख लो, ये इसका ओरिजिनल साइज था, फोर्स लगाया, खींचा इसको, तो भाई साइज बदल रही है ना, बिल्कुल बदल रही है। देखो कितनी स्ट्रेच्ड हो गई है ना। तो इसकी साइज बदल सकती है। इनफैक्ट फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे कि मैम वॉल्यूम कैसे बदल सकती है? क्यों नहीं बदल सकती है? एग्जाम्पल सोचो, एक सिरिंज जो हवा से भरी हुई हो, जब आप इस सिरिंज को प्रेस करते हो तो क्या होता है? उसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, एयर जो है वो कंप्रेस हो रहा है, तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि फोर्स के एप्लीकेशन से वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। तो भाई फोर्स के तो कई सारे इफेक्ट्स है ना। फोर्स अप्लाई करके हम कई चीजें
कर सकते हैं, शेप बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, वॉल्यूम बदल सकते हैं, मोशन के डायरेक्शन को बदल सकते हैं, मोशन के स्टेट को भी बदल सकते हैं। सुपर। तो चलो बच्चा लोग, ये तो हम लोग जान लिए कि भाई फोर्स होता क्या है। अब फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फोर्स को मेजर करने की जरूरत है। अब जहां मेजरमेंट की बात आ जाती है वहां पर बात आ जाती है यूनिट्स की। एग्जैक्टली। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है दैट इज न्यूटन, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो जैसे फोर्स को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि भाई 5 न्यूटन का फोर्स लगा, राइट, 10 न्यूटन का फोर्स लगा, राइट। तो 10 इज द मैग्नीट्यूड एंड न्यूटन ऑफ कोर्स इज द यूनिट। ठीक है। अच्छा, अब न्यूटन जो है वो फोर्स का एक लौता यूनिट नहीं है। ठीक है। फोर्स का एक और यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं केजीएफ या फिर किलोग्राम फोर्स। ठीक है। अब ये यूनिट इतना फेमस नहीं है जितना न्यूटन है, ऑफ कोर्स। सो न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट भी है, लेकिन आपके लिए ये यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम आईसीएससी के 10th के फिजिक्स टेक्स्ट बुक्स में देखें तो वहाँ पर हमें केजीएफ यूनिट्स में काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। केजीएफ, जीएफ, इन यूनिट्स पर काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए चलो भाई इससे थोड़ी सी दोस्ती कर लेते हैं, थोड़ी जान पहचान बना लेते हैं। तो केजीएफ यानी कि किलोग्राम फोर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, अब जैसे तो हमें पता है कि अर्थ जो है वो सभी ऑब्जेक्ट को, जितने भी हम लोग भी जो हैं, सभी चीज़ों को वो अपनी तरफ खींचता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये बात तो हम सबको पता है। ठीक है। ठीक है। अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 किलोग्राम, तो इस 1 किलोग्राम वाले मास को अर्थ अपनी तरफ जितने फोर्स से खींचेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, उस फोर्स को हम कहते हैं 1 किलोग्राम फोर्स। बात समझ में आई? एक 1 kg मास को अर्थ अपनी तरफ जिस फोर्स से खींचेगा ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 1 किलोग्राम फोर्स। तो मतलब 1 किलोग्राम फोर्स को अगर मुझे मैथमेटिकली लिखना हो तो हम क्या कह सकते हैं? हम सभी को पता है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इतनी सी बात तो सबको पता है। अब यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि 1 किलोग्राम फोर्स का मीनिंग क्या है? जब मास है 1 kg तो m की जगह 1 kg लिख दिया। एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे? अर्थ अपनी तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से खींचता है, राइट। तो यानी कि a की जगह हम लिख देंगे g, और g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। सो 1 kgf की वैल्यू कितनी हो गई? 9.8 न्यूटन, राइट। सो यहाँ से जो है हमारा किलोग्राम फोर्स और न्यूटन का रिलेशनशिप निकल गया, और ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ काम आएगा? न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काम आएगा। ठीक है। तो बहुत बार आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं जहाँ पर किलोग्राम फोर्स में वैल्यूज़ दी हुई हैं। हो सकता है आपको न्यूटन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़े, तो दिस रिलेशन विल हेल्प यू। बहुत से क्वेश्चंस में ग्राम फोर्स के टर्म्स में दिया हुआ हो सकता है आपको किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट करना हो। सो ग्राम फोर्स टू किलोग्राम फोर्स इज वेरी इजी, जस्ट लाइक ग्राम टू किलोग्राम का जो कन्वर्जन होता है 10 to the power 3 वाला। ठीक है। सो ये हो गई कहानी फोर्स के यूनिट्स की। तो चलो अब बात करते हैं हम मोशन के बारे में, राइट। मोशन क्या होता है? मोशन यानी कि मूवमेंट। अब ये मूवमेंट बोले तो क्या? सो फिजिक्स में हम मोशन को डिफाइन करते हैं कि भाई जब भी किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस से अ कार, ठीक है, एक गाड़ी है, जो गाड़ी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक जगह पर है, एक पोजीशन पे है। अब लेट्स से टाइम के साथ साथ अगर वो गाड़ी की पोजीशन चेंज हो रही है, लेट्स से 12 बजे वो गाड़ी इस पॉइंट पर थी, 12:02 पे उसकी पोजीशन कुछ और है, 12:05 पे उसकी पोजीशन कुछ और है, राइट। मतलब टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन बदल रही है रिलेटिव टू द सराउंडिंग्स। मतलब जैसे बाहर की जो पेड़ पौधे हैं, बाहर की जितनी चीज़ें हैं, उनके रिलेटिव, उनके कंपैरिजन में गाड़ी की जो पोजीशन है वो समय के साथ साथ बदल रही है। दैट मीन्स द कार इज इन मोशन। ठीक है। वहीं अब अगर हम उस पर्सन की बात करते हैं जो गाड़ी के अंदर बैठा है, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। अब गाड़ी के अंदर जो बैठा है, अगर हम उस पर्सन की बात करें रिलेटिव टू द कार,
राइट, रिलेटिव टू द कार, ये ध्यान देना, ठीक है। अब रिलेटिव टू द कार जो है वो अंदर जो बैठा हुआ आदमी है वो एक ही जगह बैठा है, वो अपनी जगह नहीं चेंज कर रहा है गाड़ी के अंदर, राइट। तो 12 बजे 12:02 पे 12:05 पे उसकी जो पोजीशन है, उस पर्सन की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है, वो टाइम के साथ साथ बदल नहीं रही है। रिलेटिव टू द कार, राइट। तो रिलेटिव टू द कार हम बोल सकते हैं कि वो जो पर्सन गाड़ी के अंदर बैठा है एक ही जगह पर, ही इज एट रेस्ट। सो कुल मिला के कोई भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में है ऐसा हम तब कहते हैं जब उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता रहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अच्छा, अब मोशन जो है दो टाइप के हैं, एक है ट्रांसलेशनल मोशन जिसे लीनियर मोशन भी कहते हैं, और दूसरा है रोटेशनल मोशन। नॉट टू वरी, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन की। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक रिजिड बॉडी पे, रिजिड बॉडी बोले तो ऐसा बॉडी जो फ्लेक्सिबल नहीं है, एज इन उस बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसके शेप में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो रिजिड बॉडी विच इज फ्री टू मूव, मतलब वो बॉडी कहीं पे फिक्स्ड नहीं है, तो उस पर अगर आप फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, जैसे मान लो इस टॉय की बात करते हैं, देखो ये एक रिजिड बॉडी है, मतलब इस पर फोर्स लगाओगे तो उसके शेप में कोई चेंज नहीं पड़ रहा है, ये किसी पॉइंट पर फिक्स्ड भी नहीं है, ये इस सरफेस पे रखा हुआ है, राइट। अब अगर इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या हो रहा है, ये जो बॉडी है ये मूव करने लगता है अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, एक सीधा सीधा पाथ में मूव करने लगता है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मोशन होती है ना, इट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो मोशन इधर होगी, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो मोशन इधर होगी। तो जिस तरफ फोर्स लगाया है उसी तरफ उस ऑब्जेक्ट का मोशन भी होगा, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। तो भाई ये टॉय कार का एग्जाम्पल तो हो गया, चलो कुछ और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे बॉलिंग, शायद आपने कभी बॉलिंग किया ही होगा। जो बॉल आपको दिया जाता है उसको आप क्या करते हो, उसको आप एक ऐसे फोर्स अप्लाई करते हो, जैसे आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। अगर हम इस रॉड की या स्टिक की बात करें, राइट, जो कि देखो टेबल पर पड़ी हुई है बट किसी भी पॉइंट पे फिक्स्ड नहीं है। अब अगर इस रॉड पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ये रॉड देखो एक स्ट्रेट पाथ में मूव हो रही है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन तो समझ में आ गया हमें, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रोटेशनल मोशन। अब भाई मेरे हाथ में ये स्टिक क्या कर रही है, ये स्टिक ही काम आएगी रोटेशनल मोशन को समझने के लिए। तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी पॉइंट पर फिक्स्ड हो, अभी अभी हमने लीनियर मोशन में देखा था कि जब ये सेम रॉड जब फ्री टू मूव था, हमने इस पे फोर्स लगाया तो ये मूव करने लग गया था एक स्ट्रेट पाथ में। अब इसी रॉड को अगर हम कहते हैं कि ये किसी एक पॉइंट पर फिक्स्ड है, लेट्स से ये इस पॉइंट पे फिक्स है, यहाँ पर ये फिक्स है, ठीक है। अब अगर इस रॉड पर हम फोर्स लगाते हैं ऐसे, तो देखो इसकी मोशन कैसे हो रही है। फिर से देखना, ये रॉड जो है इस पॉइंट पर फिक्स्ड है, ध्यान देना ये फिक्स्ड है। अब इस पे हमने फोर्स लगाया, जब हम इस पे ये फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स की वजह से ये यूं रोटेट कर रहा है, राइट। मतलब इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ये घूम जा रहा है। बात समझ में आई। और इस तरह के मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, इसको पिवोट कहते हैं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक पॉइंट पर, ज़रूरी नहीं ये हो सकता है ये पॉइंट हो, अब ये पॉइंट है, अगर यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये यूं घूम सकता है, राइट, रोटेट हो सकता है, करेक्ट। तो अगर कोई भी बॉडी जो है वो किसी एक पॉइंट पर पिवोटेड हो और फिर उस पर जब फोर्स अप्लाई किया जाए एक सूटेबल पॉइंट पर, एक सूटेबल पॉइंट पर, क्यों, इसी का एग्जांपल फिर से लो। अब जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से पिवोटेड है, यहाँ से फिक्स्ड है। अब अगर तुम यहीं पे फोर्स लगाओगे तो ये रोटेट होगा क्या, नहीं होगा। बट वही तुम यहाँ पे लगाओगे तो देखो मस्त रोटेट हो रहा है ना। तो इसलिए एक सूटेबल पॉइंट पर अगर इस तरह के पिवोटेड बॉडी को एक फोर्स लगाया जाए तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि वो जो बॉडी है वो रोटेट करने लगता है अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू दैट फिक्स्ड पॉइंट। अब यहाँ पर भी देखो ना, इसकी मूवमेंट तो ऐसे होती है, इसकी जो रोटेशन है वो यूं होती है ना, ऐसे। तो ये रोटेशन जो है वो इस पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ही हो रही है, राइट। तो इस तरह के मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। भाई ये रॉड का एग्जाम्पल तो हो गया, चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ओपनिंग ऑफ अ डोर। यस,
डोर के तो हम पीछे ही पड़ गए हैं इस वीडियो में, है ना। तो अगर हम डोर को देखें तो डोर के एक तरफ हैंडल होता है, दूसरे तरफ देखो डोर जो है वो फिक्स्ड होता है, जिसको हम हिंज कहते हैं, है ना। तो जब हम डोर के हैंडल को पकड़ के डोर को खोलते हैं तो वो जो पूरा वुडन डोर है वो हो क्या रहा है, वो बेसिकली रोटेट कर रहा है, राइट। ऐसे ऐसे बंद था और बंद से वो यूं खुल रहा है। और ये रोटेशन देखो किसके अबाउट हो रही है, अबाउट जो साइड फिक्स्ड है उस फिक्स्ड साइड के एक्सिस के अबाउट ही वो डोर रोटेट कर रही है, राइट। तो यानी कि वहां पर भी रोटेशन हो रहा है। रोटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी डोर का जो एक एंड है वो फिक्स्ड है। सोच को इमेजिन करो एक बार कि मान लो कि डोर का वो एक साइड फिक्स्ड नहीं हुआ रहता। मान लो एक बार के लिए मान लो कि डोर ऐसा कैसा रखा हुआ है, हैंडल भी है। अब आपने हैंडल को पकड़ा और उसको पीछे की तरफ पुश किया, लेकिन दूसरा एंड जो है वो फिक्स्ड नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, वो जो पूरा का पूरा डोर है ना वो पीछे की तरफ स्लाइड कर जाएगा, राइट। बहुत स्मूथली स्लाइड नहीं करेगा क्योंकि फोर्स आप एक एंड पे लगा रहे हो, तो शायद वो ऐसे करके स्लाइड होके थोड़ा डिसबैलेंस होके गिर सकता है, राइट। बट वो रोटेट नहीं करेगा। तो इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट के रोटेशन होने के लिए एक बहुत ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स्ड होना ज़रूरी है। सो इट हैज़ टू बी पिवोटेड, राइट। वो पिवोट होगा तभी जो है वहां पर फोर्स के एप्लीकेशन के बाद रोटेशन होगा। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। तो चलो अगला एग्जांपल, रोटेशन की बात हो रही है यार तो व्हील के बारे में बात करना तो बनता ही है। सो लेट्स से कि ये एक व्हील है, ठीक है। अब देखो व्हील जो घूम रही है, अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, यहाँ पर वो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है जहाँ पर ये फिक्स्ड है, सेंटर वाला पॉइंट, करेक्ट। तो देखो अब क्या हो रहा है, जैसे इस पे थोड़ा सा भी फोर्स हम लगा रहे हैं तो ये घूमने लग रहा है। तो व्हील का हर एक पॉइंट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील, राइट। तो वो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो चलो भाई, फोर्स और मोशन के बारे में ठीक ठाक ओवरव्यू जानकारी ले लेने के बाद वी आर एंटरिंग इनटू द मेन टॉपिक विच इज मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है। अब फिर से मैं आ गई ये स्केल के साथ, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए एक और टर्म यूज किया जाता है विच इज टॉर्क। यस, टॉर्क, इसको आप अक्सर ही यूज करोगे अपने हायर ग्रेड्स में भी। सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज बेसिकली कि फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, मतलब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को कैसे टर्न करता है, कैसे घुमाता है। इसके लिए हम इस रॉड का एग्जाम्पल लेंगे। तो लेट अस सपोज कि ये रॉड जो है ये सेंटर पे फिक्स्ड है, इस जगह पर ये फिक्स्ड है। आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो लेट अस से कि ये सेंटर पे फिक्स्ड है, ठीक है। अब अगर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में, बड़े ध्यान से देखो, हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया तो देखो ये रोटेट करने लग गया, इजंट इट। ये जो पूरा रॉड है, ये पूरा रॉड यूं रोटेट करने लग गया। तो इसी को हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, इस फोर्स के अप्लाई होने से ये टर्न करने लग गया, दैट इज टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को टॉर्क भी कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, मतलब फोर्स ऐसे लग रहा है। सो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इज दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, राइट। बट इस लाइन ऑफ एक्शन की वजह से यार ये रॉड रोटेट हो रहा है। रोटेट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बीच में फिक्स्ड है। अगर ये रॉड यहाँ बीच में फिक्स्ड नहीं हुआ रहता तो क्या होता, तो शायद कुछ ऐसा होता जैसे इस रॉड पे हम यूं फोर्स लगाते तो ये रॉड स्लाइड कर जाता नीचे की तरफ, है ना, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन होता। तो दो की पॉइंट्स, पहला पॉइंट ये कि अगर कोई पॉइंट पर फिक्स्ड है तभी ही हमें फोर्स का टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम टॉर्क कहते हैं। तो चलो अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कितना होगा। टर्निंग इफेक्ट के बारे में तो हमने देखा यार कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का एक फिक्स्ड पॉइंट है तो फोर्स जो है उसमें रोटेशन कॉज कर सकता है, राइट। और उसी मोमेंट ऑफ फोर्स को हम कहते हैं टॉर्क। नाउ बच्चों लेट मी टेल यू कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर ये आप अच्छे से समझ गए तो समझ लो
टॉर्क का कॉन्सेप्ट यहीं पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको टॉर्क की जो फॉर्मूला है ना टॉर्क का, वो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी लॉजिकल, वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। और हम लोग प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन के साथ समझेंगे। ओके, सो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ध्यान देना, फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो चलो इस डेमोन्स्ट्रेशन के साथ समझते हैं। लेट अस से हमारे पास ये रॉड है, मान लो कि ये रॉड इस एंड से फिक्स्ड है, क्योंकि रोटेशन होने के लिए तो एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए। तो लेट्स से कि इस एंड पे ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब मान लो कि मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अब लेट्स से कि 2-3 दिन से मैं कुछ खाई पी नहीं हूँ, बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, तो एकदम हल्के हाथों से ऐसे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो क्या इसमें रोटेशन होता हुआ दिख रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। फोर्स तो लगा रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगा रही हूँ, बट हिम्मत ही नहीं है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही कम है। लेकिन वहीं अगर मैं अच्छे से इसको फोर्स अप्लाई करूं, अच्छा खासा मैग्नीट्यूड दूं, तो क्या रोटेट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है यार, है ना। तो इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर कम है तो टर्निंग इफेक्ट भी कम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा है, ठीक है। सो पहला फैक्टर क्या हो गया? फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे। दूसरा फैक्टर क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line of action of force from the axis of rotation or pivoted point। अब भाई देखो, बात हो axis of rotation की बात करो या pivoted point की, दोनों इवेंचुअली द सेम प्लेस है। कैसे कैसे? ये देखो, इसी रॉड का एग्जाम्पल लेते हैं। इस एंड पे वो फिक्स्ड है, यानी कि पिवोटेड पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है पिवोटेड पॉइंट, है ना, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही वाला एक्सिस है, राइट। सो बेसिकली वो इसी पॉइंट पर है, राइट, इसी पॉइंट से क्रॉस करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन भी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका देखना है हमें? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स कौन सा लग रहा है। लेट अस से कि मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, राइट, तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये है पिवोटेड पॉइंट। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। फिर से समझो, जो फिक्स्ड पॉइंट है यानी कि जो पिवोटेड पॉइंट है, उससे जो फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है, वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। कैसे? समझो, यहां पर मान लो कि मैं यहां पे फोर्स लगाती हूं, जैसे ही फोर्स लगाया, देखो ये टर्न होने लग गया बड़ी आसानी से, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि अब मैं खा पी के आई हूं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अच्छा खासा है, ठीक है। अब मान लो जितना फोर्स मैंने यहां पे लगाया था, ठीक है, उतना ही फोर्स अगर मैं यहां लगाऊं, ठीक है, अगर यहां पे लगाऊं, चाहे कितने भी जोर से मैं फोर्स क्यों ना लगा दूं, बट मैं घुमा नहीं पा रही हूं। चाहिए तो आप इसको खुद ट्राई करके देख लो। अगर रॉड का एक एंड फिक्स्ड है और जो एंड फिक्स्ड है उसी के काफी करीब अगर आप ऐसे बहुत जोर भी लगा रहे हो, बट स्टिल आप इसको घुमा नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं घुमा पा रहे हो? क्योंकि अभी जो है ना, आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, तो इस पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस बहुत कम है, राइट। तो इसका मतलब ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना कम होगा, टर्निंग इफेक्ट उतना कम होगा। तो बताओ फटाफट से मुझे कमेंट्स में कि क्या ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर हुआ है, क्या ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ है। अगर हुआ है तो मैं देखना चाहूंगी कॉमेंट्स में कि मेरा कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया है तो अब टॉर्क का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। वैसे ये तो मेरा दायां हाथ है, बट आपके लिए टॉर्क का फॉर्मूला अब बाएं हाथ का खेल होने वाला है। तो चलो भाई, देर की इस बात की, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपने दो फैक्टर समझ लिए तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है ना, वो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं। तो टॉर्क का मेजरमेंट कैसे मेजर करेंगे टॉर्क को? सो टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स जो भी कह लो, ये क्या है? ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड होता था। क्या उन कौन से फैक्टर्स थे? एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दूसरा क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो और
टॉर्क जो है इन्हीं दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। यस, इट इज एज सिंपल एज दैट। सो टॉर्क जो है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। सो मतलब अगर लेट अस से कि ये एक रॉड है हमारा, जो चीज़ मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था वही चीज़ यहाँ बनी हुई है। सो लेट अस से ये एक रॉड है, एक एंड ए, ये एंड बी, एंड लेट अस से कि इसका जो फिक्स्ड पॉइंट है, जो पिवोट पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है सेंटर पे। लेट्स से दिस इज पॉइंट ओ। जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था उसमें मैंने बोला था कि एकदम एंड में उसका पिवोट पॉइंट था, यहां मैंने बोला इसका सेंटर में पिवोट पॉइंट है। सो इट इज समवट लाइक दिस। ये रॉड है, इसका फिक्स्ड पॉइंट यहां पर है, तो उस केस में अगर इधर फोर्स लगा तो ये यूं रोटेट करेगा, राइट, या फिर इधर फोर्स लगा तो वो यूं रोटेट करेगा, ठीक है। तो अब इस केस में लेट अस से कि ये जो पॉइंट बी है ना, इस पॉइंट बी पर जो है फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवोट पॉइंट, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, क्योंकि पिवोट पॉइंट ये है या एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क विल बी इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई ओ बी, ठीक है। सो टॉर्क इज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर टॉर्क की वैल्यू ज्यादा करनी है तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ज्यादा करना पड़ेगा। टॉर्क की वैल्यू ज्यादा हुई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई थोड़ा सा फोर्स लगा के ही ना बड़े आराम से रोटेट करा लेंगे। टॉर्क ज्यादा है मतलब फोर्स का टर्निंग इफेक्ट ज्यादा है, थोड़ा सा फोर्स लगाओगे और वो मस्त रोटेट करेगा। तो चलो अब बात करते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के बारे में, ठीक है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बोले तो क्या, चलो सबसे पहले यही समझते हैं, ठीक है। इफ द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज टू टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज, राइट, मतलब हमने एक बॉडी पे फोर्स लगाया, उसकी वजह से वो टर्न किया, मतलब उसमें रोटेशन हुआ, बट वो टर्निंग कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज। सबको पता ही है एंटी क्लॉकवाइज बोले तो कौन सा वाला डायरेक्शन, एज इन ये वाला डायरेक्शन, ठीक है। तो उस केस में द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड इट इज टेकन पॉजिटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। देखो इस तरह के कन्वेंशन हम फिजिक्स में लेके चलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। याद कैसे रखोगे कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, ऐसे याद रखो आंटी बड़ी पॉजिटिव है, आंटी पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर इफेक्ट ऑन द बॉडी इज टू टर्न इट क्लॉकवाइज, अगर बॉडी को क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है हमारे फोर्स के एप्लीकेशन से, तो फिर उस मोमेंट को हम क्लॉकवाइज मोमेंट कहेंगे और उसको हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को थोड़ा सा हम डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं, क्योंकि भाई लिखी हुई चीजें, बताई हुई चीजें याद रहती है, लेकिन करी हुई चीजें ना कभी नहीं भूलते हैं हम, है ना। तो अब जैसे मान लो कि ये हमारा एक रॉड है, पिवोटेड है एक पॉइंट पर, लेट्स से बीच वाली पॉइंट पर ये फिक्स्ड है। अब देखो अगर हम इस पे इस तरह से फोर्स लगाएं तो देखो इसका रोटेशन कैसे हो रहा है, रोटेशन यूं हो रहा है। अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैं अपने नजरिए से बता रही हूँ, ठीक है। तो मुझे ये कैसा दिख रहा है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया, इस फोर्स से बॉडी में कैसा टर्निंग इफेक्ट आया, एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरह के मोमेंट को हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहेंगे और इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन वहीं अगर मान लो हमने इस पर फोर्स ऐसा लगाया तो देखो इसका जो रोटेशन है वो यूं इस डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट, और इसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से अपने हाथ में रॉड रखो और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लो, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज है वेरी इंटरेस्टिंग, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी। अब ये जो बॉडी है ना, ये क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसको हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, किस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको बदल के। कैसे, यही एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये बीच में से फिक्स्ड है, ठीक है। अगर मैंने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया तो देखो ये कैसे घूम रहा है, अगेन मेरे हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप मेरी वीडियो देख रहे हो उस साइड से तो शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, बट मैं अपने नजरिए के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट। देखो यूं यहाँ पे अगर फोर्स लगाया तो ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मान लो इस पॉइंट की जगह अगर मैंने फोर्स, सेम फोर्स अगर मैंने इस पॉइंट पे लगा दिया
तो क्या हो गया, जैसे इस पॉइंट पे लगाया देखो ये यू घूमने लगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या बदला मैंने, सिर्फ पॉइंट चेंज कर दिया, सेम फोर्स लगाया। अगर इस पॉइंट पे लगाया तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, अगर इस पॉइंट पे लगाया तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गया। तो मतलब डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। पहला कैसे, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को बदल दिया तो डायरेक्शन बदल जाता है। दूसरा, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन को बदल के भी हम पूरा डायरेक्शन को बदल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, यहाँ फोर्स लगाया तो देखो क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। और यही फोर्स ऐसे ना लगा के सेम फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गया, है कि नहीं। तो अब की बार मैंने फोर्स उसी पॉइंट पे लगाया, पॉइंट चेंज नहीं किया, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन बदल दिया। पहले ऐसे लगाया था, अब ऐसे लगा दिया, राइट। तो इसका मतलब ये दो तरीके हैं जिससे हम क्या चेंज कर सकते हैं, बॉडी के रोटेशन के डायरेक्शन को बदल सकते हैं कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, राइट। वेरी वेरी सिंपल। आई डोंट थिंक इसको रीड करके आपको इतना मजा आया होगा जितना इस डेमोन्स्ट्रेशन को देख करके मजा आया होगा, इजंट इट। इस डेमोन्स्ट्रेशन को देख के लग रहा होगा ना, अरे हाँ ये तो कितनी सिंपल सी बात थी, है ना। तो भाई हम लोगों ने दरवाजे के खुलने और बंद होने के एग्जाम्पल को कई बार डिस्कस किया है इस लेसन में, राइट। तो चलो यहाँ पर भी जब हम डिस्कस कर रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, इस एग्जाम्पल को डिस्कस करना तो बनता है, ठीक है। अब अभी हमने क्या सीख लिया है कि टॉर्क कैसे निकालते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि टॉर्क कैसे कैसे इस प्रैक्टिकल सिचुएशन में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 दरवाजे दिख रहे हैं। 3 दरवाजे क्यों हैं, 3 डिफरेंट सिनेरियोज के लिए। तो सबसे पहले आते हैं सिनेरियो नंबर 1 पे, जहां पर हमारा जो हैंडल है वो इस पॉइंट पर है, ठीक है, और दरवाजा जो फिक्स्ड है वो इस एक्सिस पर फिक्स्ड है, राइट। सो दिस इज बेसिकली द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब हम दरवाजे को खोलते हैं इसी एक्सिस के अबाउट डोर रोटेट होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, जब हम दरवाजा को खोलते हैं तो हम फोर्स कहाँ पे लगाते हैं, हैंडल पे। तो यानी कि फोर्स का एप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है। सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अब अगर हम टॉर्क की बात करें इस पर्टिकुलर फर्स्ट सिनेरियो में, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो हमने सीखा ही है। एज्यूम करेंगे कि इन तीनों सिनेरियोज में हम सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। पहले सिनेरियो में जो आर की वैल्यू है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इतनी है, ये है आर की वैल्यू, ठीक है। सो आर की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम है, क्योंकि भाई अब हैंडल को डोर के बाहर तो ना लगा सकते हैं, है ना। तो मतलब यही मैक्सिमम पॉसिबल आर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि चूंकि आर यहाँ पे मैक्सिमम है, तो यानी कि इस सिचुएशन में जो टॉर्क होगा वो टॉर्क मैक्सिमम होगा। टॉर्क मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स का टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम है। मतलब छोटा सा फोर्स लगा के, काफी कम फोर्स हैंडल पे लगा के आसानी से वो दरवाजे को हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है, ग्रेट। अब चलते हैं सेकंड सिनेरियो में। सो दिस इज आवर सेकंड सिनेरियो। अब सेकंड सिनेरियो में क्या चेंज हो रहा है, अब सेकंड सिनेरियो पे जो है, लेट अस सपोज कि हमारा जो ये हैंडल है ये यहाँ ना हो करके हमने इस हैंडल को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। लेट अस से हमने इस हैंडल को इधर शिफ्ट कर दिया। अगर हैंडल यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यार एक्सिस ऑफ रोटेशन तो अभी भी यही है, यही एंड पे दरवाजा फिक्स्ड है, ठीक है। अब फोर्स इस पॉइंट पे लगने लगा, तो यानी कि अब जो आर की वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो इतनी हो गई। पहले ये पूरी आर की वैल्यू थी, अब आर की वैल्यू कम हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क जो है फोर्स इंटू आर, आर डैश कह लेते हैं इसको, ठीक है। बट अब आर डैश जो है यहाँ पर छोटा है, इसकी वैल्यू कम है, तो जिसकी वजह से जो टॉर्क की वैल्यू है वो क्या होगी, टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। अगर टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब है कि दरवाजा को अगर खोलना है तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि भाई हल्का सा फोर्स लगाया और मस्त रोटेट कर गया। अब उसको उतना अमाउंट ऑफ रोटेशन देने के लिए फोर्स काफी ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ काफी कम है,
ठीक, अब चलते हैं हम थर्ड सिनेरियो पे। तो अब आ गए हैं हम लोग तीसरे सिनेरियो पे। ठीक है, मान लो तीसरे सिनेरियो पे भी हैंडल यहाँ पे नहीं है। अब तीसरे सिनेरियो पे अगेन एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहीं पे है। अब मान लो कि हैंडल जो है वो हमने यहीं पे लगा दिया, मतलब ऐसा आपने कहीं देखा नहीं होगा, बट मान लो एक बार के लिए। तो अगर हैंडल यहीं पे लगा दे, जहां पर ऑलमोस्ट, जहां पे डोर का जो हिंज है ना, ऑलमोस्ट वहीं पे अगर हम हैंडल लगा दें और वहीं पे अगर आप फोर्स लगाते रहो तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर जो है ना, आर की जो वैल्यू है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है ही नहीं, सो आर की वैल्यू 0 है, तो टॉर्क की वैल्यू भी ऑलमोस्ट 0 है। मतलब फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट नील है। तो चाहे जितनी मर्जी फोर्स लगा लो, कितना ही ज्यादा फोर्स क्यों ना लगा लो, दरवाजा आप खोल नहीं पाओगे। चाहिए तो आप अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, आपके कमरे के दरवाजे पे ये चीज ट्राई करके देखो। जब आप हैंडल से उसको खोलते हो बड़ी आसानी से खुल जाता है। अब उसी डोर को आप बीच में से, डोर के बीच में से यूं पुश करने की कोशिश करो, देखना आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। और वहीं उसको अगर आप उसके बिल्कुल कॉर्नर से, जहां पर उसकी हिंज है, जहां पर वो फिक्स्ड है, वहीं से पुश करोगे तो वो खुलेगा भी नहीं। राइट, सो दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं हैंड फ्लावर ग्राइंडर का। हैंड फ्लावर ग्राइंडर पहले के ज़माने में बहुत यूज़ हुआ करता था, अभी भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर स्टोन का बना हुआ एक सर्कुलर पीस ऑफ स्टोन रहता है, उसके ऊपर एक और सर्कुलर स्टोन रहता है, दोनों जो है सेंटर से अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले अपर सर्कुलर स्टोन के कॉर्नर पे एक हैंडल होता है। इनफैक्ट नोटिस करना, ये जो हैंडल है ये सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर प्लेस्ड होता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, इस हैंडल को पकड़ के जो है घुमाया जाता है। राइट, तो ऊपर वाला जो स्टोन है, जो सर्कुलर स्टोन है, वो यूं 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 घूमता है और इस तरीके से जो है वो फ्लावर की ग्राइंडिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे देखने लायक चीज़ क्या है इस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड, वो ये है कि ये जो हैंडल है ना, इसको सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि यार जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो वो हैंडल पे किया जाएगा, तो यानी कि फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि सेंटर इज द फिक्स्ड पॉइंट, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने मैक्सिमम रखा है। क्योंकि अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो मतलब अगर टॉर्क मैक्सिमम होगा, इसका मतलब है कि रोटेशन का जो इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा। मतलब थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके ही बड़ी आसानी से अच्छा खासा हम टर्न करा लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके ही हम अच्छा खासा उसको आसानी से रोटेट कर लेंगे। तो चलो अगला एग्जांपल लेते हैं स्टीयरिंग व्हील का। अब गाड़ी चलाते वक्त आपने देखा ही होगा कि ड्राइवर किस तरीके से स्टीयरिंग व्हील पे फोर्स अप्लाई करता है। राइट, नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्राइव द व्हीकल, इजंट इट। नाउ इंटरेस्टिंगली स्टीयरिंग व्हील पे फोर्स एग्जैक्टली कहाँ पे लगता है? व्हील के बिल्कुल रिम पे, बिल्कुल कॉर्नर पे। राइट, और वो भी टैंजेंशियली। तो देखना इस व्हील पे, इस स्टीयरिंग व्हील के किसी भी पॉइंट पर फोर्स जो लगता है वो टैंजेंशियली लगता है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही द पॉइंट, वो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट जैसे ही चेंज होता है, ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो भी चेंज हो जाता है। सेंस ऑफ रोटेशन बोले तो मतलब व्हील क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो ओवरऑल सेंस बदल जाता है ना। ये बात कुछ समझ नहीं आई, ऐसा सोच रहे होगे आप में से बहुत लोग। तो चलो इसको डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं। सो लेट अस से कि ये हमारी स्टीयरिंग व्हील है। अब स्टीयरिंग व्हील के पॉइंट ए पर मान लो फोर्स लगा। अब यहाँ पे फोर्स लगा, यहाँ पर मैंने इसको यूं अप्लाई किया फोर्स। जैसे ही फोर्स यहाँ पे लगा टैंजेंशियली, तो देखो इसका जो रोटेशन है वो इस तरफ होने लगा व्हील का। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ना मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, आपको शायद स्क्रीन पर उल्टा दिख रहा होगा। राइट, तो आप भी खुद ऐसे करके देख लो किस तरफ जा रहा है। तो ये मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब मान लो मेरा जो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज दिस पॉइंट। यही मेरी स्टीयरिंग व्हील है, अभी भी यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे ही फोर्स यहाँ पर टेंजेंशियली अप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखो फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है तो आपकी स्टीयरिंग व्हील यूं घूमेगी, यानी कि क्लॉकवाइज। तो क्या बदला यार, सिर्फ पॉइंट ही तो बदला। पॉइंट ए पे फोर्स अप्लाई किया तो एंटी क्लॉकवाइज था, पॉइंट बी पे अप्लाई किया तो क्लॉकवाइज हो गया। सो मतलब जिस पॉइंट पर हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं
वो पॉइंट अगर बदल जाता है तो रोटेशन का जो सेंस है, यानी कि रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, वो भी बदल जाता है। तो चलो अगला एग्जांपल लेते हैं, एक और ऐसी चीज जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज अ रेंच और अ स्पैनर। क्या काम आता है ये? नट को लूजन करना हो या फिर टाइटन करना हो तो याद आता है हमें ये रेंच। अब देखो ये रेंच को भी अगर आप ध्यान से देखो ना तो इनमें एक लंबा हैंडल होता है। अब ये लंबा हैंडल क्यों होता है? वही सेम लॉजिक, ताकि जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो लाइन ऑफ फोर्स के बीच में और सेंटर के बीच में, मतलब जिस पॉइंट पर वो उसको पकड़ता है नट को, उसके बीच में एक अच्छा खासा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा होगा, तो छोटा सा फोर्स अप्लाई करके बड़ी आसानी से हम उसको रोटेट कर सकेंगे। सो दैट्स द होल लॉजिक। तो अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखो कि जब नट को हमें लूजन करना है तो हमने इस रेंच को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, राइट और वहीं जब हमें नट को टाइटन करना है तब हमने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया। एग्जैक्टली तो बेस्ड ऑन कि हम किस डायरेक्शन में ये मोमेंट, हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम इस पे फोर्स लगाते हैं। तो चलो जाते जाते देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल, विच इज टर्निंग द रियर व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल। तो बाइसाइकिल के इस व्हील को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने के लिए हम एक छोटा सा फोर्स अप्लाई करते हैं फुट पेडल पे, जो कि है कहाँ पे? ऑन द टूथड व्हील ऑफ साइज बिगर देन द रियर व्हील, ताकि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि फुट पेडल पे जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से जो एक्सल व्हील का सेंटर है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो। जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा होगा। तो एक छोटा सा फोर्स फुट पेडल पे अप्लाई करके हम बड़ी आसानी से रियर व्हील को टर्न कर देंगे, क्योंकि ये जो दोनों व्हील्स हैं ये आफ्टर ऑल एक चेन से ज्वाइंट होता है। तो देखो फिजिक्स इज एवरीवेयर, ये छोटा सा एक टॉर्क का कॉन्सेप्ट या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट जो कि हमारे रियल लाइफ में कितने सारी चीजों में अप्लाई किया गया है। मोमेंट ऑफ फोर्स वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक दो सिंपल वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि भाई मोमेंट ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े तो कैसे करते हैं, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, अ बॉडी इज पिवोटेड एट अ पॉइंट, ठीक है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवोट, ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पिवोट, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स बोले तो क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं? हम टॉर्क भी कहते हैं, है ना। तो हमें टॉर्क की वैल्यू यहां पर निकालनी है, ठीक है। अब अधिकतर समय क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, शायद आप में से भी बहुत लोग ऐसा करते होंगे कि भाई पहले ही न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद हम ये ढूंढते कि यार ये सोचो कि ये किस फॉर्मूले में फिट बैठेगा। आपका सबसे पहला रूल फिजिक्स को जीतने के लिए कि ये आपको नहीं करना है, ठीक है। बहुत से सिंपल क्वेश्चन में, जैसे कि इस क्वेश्चन में शायद आपका ये जो अप्रोच है ना ये काम आ जाएगा कि आप फॉर्मूला याद करोगे, फॉर्मूले में डाल दोगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन दैट्स नॉट अ ग्रेट वे टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। न्यूमेरिकल्स सॉल्व अच्छे से करने के लिए, लॉजिकली करने के लिए पहले क्वेश्चन को समझो, विजुअलाइज करो, फिर उसको सॉल्व करो। जब आप ऐसा करने की आदत डाल लोगे ना तो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स को भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं डालेंगे, पहले सोचेंगे कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है, सो लेट अस से कि एक बॉडी है, एक रॉड ही मान लेते हैं, जो किसी एक पॉइंट पर पिवोटेड है, ठीक है। वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। लेट अस से कि वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो पॉइंट ये है, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवोट। अब फोर्स जो है किसी पॉइंट, लेट से किसी पॉइंट बी पर अप्लाई किया गया है, और ये जो पॉइंट बी है ये पॉइंट ए से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। सो पॉइंट बी पर जो है अप्लाई किया गया है फोर्स, ठीक है। सो पॉइंट बी पे फोर्स अप्लाई किया गया है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद करो, है ना, यही होता है। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है,
इस पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस विच इज 30 सेंटीमीटर, राइट। तो यानी कि ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर कहाँ से डाल दोगे भाई, एक न्यूटन में है तो दूसरे को भी मीटर में करो। सो 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, दैट इज 30 × 10⁻⁻2 मीटर्स, 3 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आप पूछोगे कि मैम फॉर्मूला ही तो लगा एंड में, तो इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है। ये तामझाम आप करोगे शुरुआत में, जब ऐसे तामझाम करने की आपको आदत पड़ जाएगी ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है, बहुत से क्वेश्चन में ये डिस्टेंस दिया हुआ नहीं होता है, कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है कुछ और डिस्टेंस दिया हुआ है, बट अगर आप इसको तरीके से विजुअलाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आप वैसी छोटी छोटी ट्रिक्स को पकड़ लोगे। ठीक है, सो दिस इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट सॉल्विंग, या फिर टू स्टार्ट द अप्रोच फॉर सॉल्विंग फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। मोमेंट ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, बट ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है जितना पिछला वाला एग्जाम्पल था। ठीक है, a mechanic can open a nut by applying a force of 150 Newton while using a lever handle of length 40 centimeter। ठीक है, तो लेट अस से कि भाई एक मैकेनिक जो है एक लीवर हैंडल का यूज कर रहा है। ठीक है, अब वो हैंडल की जो लेंथ है, राइट, तो बेसिकली क्या होता है, देखो इसको विजुअलाइज करो, हैंडल के एक एंड पे वो फोर्स लगाता है, राइट, और उस लीवर के दूसरे एंड पे जो है ना, क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, क्योंकि वहीं पे वो नट के साथ फिक्स होके उसको खोलने की कोशिश करता है, राइट। सो बेसिकली लीवर का जो लेंथ है वो जितना ज़्यादा होगा, टॉर्क उतना ज़्यादा होगा, यानी कि फोर्स का टर्निंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। तो लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम फोर्स अप्लाई करके हम इसको ज़्यादा घुमा पाएंगे, है ना। तो अब ये जो मैकेनिक है ये क्या चाह रहा है कि यार मैं ना, ये जो अभी मैंने 150 न्यूटन का फोर्स लगाया है, मुझे इतना फोर्स लगाने का मन नहीं है, मुझे और कम फोर्स लगाना है। कितना फोर्स लगाना है, सिर्फ 50 न्यूटन का फोर्स लगाने का मेरा मन है, इतना कम फोर्स लगा के बट काम उतना ही बन जाए, यानी कि टॉर्क की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए जो पहले केस में थी। जब मैंने 150 न्यूटन लगाया था तब जितनी टॉर्क थी उतनी ही टॉर्क हो, बस खाली लेंथ बढ़ा दो ना यार, लेंथ बढ़ा दोगे तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। बात को समझो एक बार फिर से। सो लेट अस सी, विजुअलाइज तो कर ही लिया होगा। सो मतलब लेट अस से कि पहले केस में लीवर का जो हैंडल था उसकी लेंथ इतनी थी। ठीक है, सो इस केस में लेट अस से लेंथ था L1 और यहाँ पर जो फोर्स उसने अप्लाई किया था दैट वाज F1। ठीक है, अब दूसरे केस में वो चाहता है कि भाई इसकी लेंथ को बढ़ा दो ना। अगर लेंथ बढ़ गया, लेंथ अगर L2 हो गया, लेंथ अगर बढ़ गया मतलब टॉर्क बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L। ठीक है, तो फोर्स इनटू L होता है। तो अगर हम L को बढ़ा देंगे, राइट, तो उस केस में क्या होगा, हमारा टॉर्क बढ़ जाएगा। अगर हम फोर्स उतना ही रखते हैं और लेंथ को बढ़ा देते हैं तो हमारा टॉर्क बढ़ जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई लेंथ को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दो, लेंथ को इतना बढ़ा दो कि फोर्स अगर मैं कम भी लगाऊं तो भी मेरा टॉर्क उतना ही रहे, मतलब उतनी ही आसानी से मैं उसको घुमा पाऊं, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट उतना ही रहे। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ताकि उसको जो फोर्स लगाना पड़े ना वो फोर्स काफ़ी कम हो जाए, मतलब वो चाहता है सेकंड केस में उसको सिर्फ 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़े। पहले केस में वो लगा रहा था 150 न्यूटन का फोर्स, राइट। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है, अगर F2 जो है इतना घट जा रहा है, बट हम चाह रहे हैं कि दोनों केस में जो टॉर्क की वैल्यू है ना, टॉर्क की वैल्यू यहाँ और टॉर्क की वैल्यू यहाँ जो है ना बराबर हो। तो भाई अगर तुम फोर्स को इतना घटा दे रहे हो मतलब लेंथ को काफी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई पहले केस में टॉर्क कितना था, F1 इंटू L1। दूसरे केस में टॉर्क कितना होगा, F2 इंटू L2। और हम कह रहे हैं कि दोनों केस में टॉर्क की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F1 L1 शुड बी इक्वल टू F2 L2। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चलो तो अब F1 की जगह हम वैल्यूज पुट करते हैं। F1 इज 150, L1 की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो L2 भी अपने को सेंटीमीटर में मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू F2 की वैल्यू है 50 इंटू L2।
ठीक है। सो L2 की वैल्यू हो जाएगी 150 इंटू 40 अपॉन 50। सो दिस विल बी इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। अब चाहो तो इसको 120 सेंटीमीटर में ही लिख लो, चाहिए तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है। सो मतलब इसमें हमने क्या किया, दोनों केस में टॉर्क निकाला और दोनों केस के टॉर्क के वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ठीक है। सो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। तो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, विच इज कपल। कपल ये जो वर्ड है ये हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में अक्सर ही यूज करते हैं, लेकिन कपल सोचते ही हमें क्या याद आता है, कोई मैरिड कपल। बट यहाँ पर हम किसी मैरिड कपल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम फोर्स के कपल की बात कर रहे हैं। मतलब कपल का मतलब ही होता है जोड़ी, बट यहाँ पर जोड़ी कोई मैरिड जोड़ी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जोड़ी है फोर्सेस की। मतलब दो फोर्सेस की जोड़ी जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, जिनका लाइन ऑफ एक्शन भी अलग है। मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ, एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस सपोज वापस हम ये स्केल पर आ गए हैं। लेट से ये स्केल जो है इस पॉइंट पर फिक्स्ड है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाया। ठीक है। जैसे हमने ये फोर्स लगाया ये रोटेट करने लगा। अब बड़े ध्यान से देखो, ये जो फोर्स मैंने लगाया यहाँ पे तो ये फोर्स लग रहा है जो मैंने अप्लाई किया है, लेकिन वहीं इस एंड पर भी एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्स इसको ऊपर भेज रहा है और वो रिएक्शन फोर्स उसको नीचे भेज रहा है। राइट। तो मतलब या इस फोर्स का जितना मैग्नीट्यूड है उसका भी उतना ही मैग्नीट्यूड है। ये फोर्स ऊपर की तरफ है, वो फोर्स नीचे की तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्शन है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो कपल किसको कहते हैं, कपल ऐसे ही दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को कहते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग होता है और जो एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं। ठीक है। हमेशा याद रखना है बच्चों कि कहीं पर भी अगर आपको रोटेशन होते हुए दिख रहा है ना, तो इसका मतलब वहां पर एक कपल इन्वॉल्व है। एक सिंगल फोर्स से रोटेशन नहीं होता है। रोटेशन जहां कहीं भी हो रहा है आप समझ जाना कि वहां पर एक कपल इन्वॉल्व है, यानी कि एक पेयर ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व है। और ये जो पेयर ऑफ फोर्सेस है इसमें से एक फोर्स वो है जो हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया है, दूसरा फोर्स जो है दैट इज रिएक्शन फोर्स। ठीक है। अब कुछ हमारे मतलब रोज की जिंदगी से एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे जब आप टैप को खोलते हो, देखो टैप को जब आप घुमाते हो ना, बड़े ध्यान से उस चीज़ को स्लो मोशन में विजुअलाइज करो। देखो आप अपने हाथों से घुमा रहे हो, एक तरफ आप फोर्स एक डायरेक्शन में लगा रहे हो, दूसरी तरफ फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। राइट। और इन दोनों फोर्सेस पैरेलल है बट दे हैव डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। जब हम किसी बॉटल के कैप को घुमा के ओपन करते हैं वहां पर भी रोटेशन होता है। देखो अब जब हम घुमा रहे हैं स्लो मोशन में, देखो इसको भी जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सिमिलरली जब हम किसी ताले को खोलते हैं चाबी से, चाबी को घुमा रहे होते हैं, वहां पर भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। यहाँ तक कि जब हम स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं गाड़ी की, तो वहां पर भी देखो अगर एक फोर्स हम इधर लगा रहे हैं तो दूसरा फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, तो ये फोर्स नीचे तो ये फोर्स ऊपर, तो देखो इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस। राइट। तो इस तरह के फोर्सेस की जो जोड़ी है उसको हम कहते हैं कपल। अब भाई ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डोर का एग्जांपल हम हर कॉन्टेक्स्ट में ले रहे थे। राइट। क्योंकि भाई वहां पर टॉर्क जो है समझना बड़ा आसान होता है इस एग्जांपल के साथ। तो चलो यहाँ पर भी एक बार कपल तो देख लेते हैं, है ना। तो जब हम दरवाजे को खोलते हैं तो जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स होता है वो हैंडल की तरफ हम अप्लाई करते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो डोर घूमने लगता है तो क्या होता है, एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है किस तरफ, हिंज के पास। राइट। तो हैंडल की तरफ है एक फोर्स जिसका डायरेक्शन यूं है, तो जो हिंज की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन यूं है। सो ये दोनों फोर्सेस का भी मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, पैरेलल फोर्सेस हैं, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो भाई जिस तरीके से हमने मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करी थी, अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ कपल के बारे में। यस। तो कपल क्या होता है, मोमेंट का मतलब ही होता है इफेक्ट। राइट। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ कपल क्या है, इफेक्ट ऑफ अ कपल। ठीक है। ठीक है। तो चलो इसको मैथमेटिकली देखेंगे पहले। तो लेट अस से कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है, लेट से AB एक रॉड है, इसका O जो है ना ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है या कह लो पिवोट पॉइंट है। ठीक है। ये पॉइंट O। ठीक है। अब इसके दोनों एंड्स पे, पॉइंट A पर
और एंड बी पर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ। देखो रॉड के एक एंड पर, ऐसे विजुअलाइज कर लेते हैं, आसान है, ये हमारा रॉड है, रॉड के जो दोनों एंड्स है, लेट अस से दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी। अब यहां पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है नीचे की तरफ, यहां पर सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड वाला फोर्स अप्लाई हो रहा है ऊपर की तरफ। अब यहां पे नीचे तरफ फोर्स, यहां पर ऊपर तरफ फोर्स, क्या होगा, रोटेट ही करेगा भाई, है कि नहीं, रोटेट ही करेगा। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, हमको निकालना क्या है, मोमेंट निकालना है कपल का। मतलब कपल क्या है, दोनों फोर्सेस का। तो हमने अभी तक क्या सीखा है, लेट अस से अगर हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है एट ए, पॉइंट ए पर जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का मोमेंट कितना हो जाएगा। फोर्स का मोमेंट कैसे निकालते हैं हम, फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वहां से लेकर के फिक्स्ड पॉइंट तक। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो ये है, जहां से का जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है, राइट, ये फिक्स्ड पॉइंट ये है और यहां पे फोर्स लग रहा है, सो इनटू ओ ए। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें मोमेंट ऑफ द फोर्स विच इज अप्लाइड एट एंड बी, एंड बी पे जो फोर्स लग रहा है उसका मोमेंट कितना हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज दिस डिस्टेंस विच इज ओ बी। करेक्ट, कोई डाउट है, नहीं है डाउट। इस फोर्स का मोमेंट निकाला, उस फोर्स का मोमेंट निकाला। कपल क्या है, पेयर ऑफ फोर्सेस, मतलब इन दोनों की जोड़ी, ये वाला फोर्स वो वाला फोर्स, दोनों की जो जोड़ी है दैट इज कपल। इसका मतलब अगर हम निकालें टोटल मोमेंट ऑफ द कपल, मतलब सिंगल सिंगल दोनों फोर्स का मोमेंट तो हमने ऐसे निकाला, बट अगर दोनों का निकालना हो, पूरे कपल का मोमेंट निकालना हो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा F इंटू ओ ए प्लस F इंटू ओ बी, राइट, जिसको हम लिख सकते हैं F इंटू ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए प्लस ओ बी क्या है, ओ ए ये हो गया, ओ बी ये हो गया, राइट। सो दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी, तो एफ इंटू ए बी, राइट। ए बी क्या है, डिस्टेंस, जिसको डी से भी डिनोट किया गया है। ए बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, दोनों फोर्स जो लग रहा है ना, जो दोनों पेयर ऑफ फोर्सेस है, इक्वल ऑपोजिट जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं विच इज कपल आर्म। तो एक जो कपल है, कपल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड कपल आर्म। तो यहां पर जो ए बी है, ए पे और बी पे जो फोर्स लग रहा है वही कपल बना रहा है, तो जो लेंथ ए बी है दैट इज कपल आर्म, ठीक है। सो यानी कि यहां पर जब हम देख रहे हैं कि भाई मोमेंट ऑफ कपल जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू कपल आर्म। सो यहां से हमें क्या पता चला कि भाई अगर कभी भी किसी भी सिचुएशन में हमें कपल का मोमेंट निकालना हो तो कपल का मोमेंट कितना होता है, कपल का मोमेंट होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कपल आर्म। और याद रखना है कि कपल आर्म क्या होता है, कपल आर्म होता है दोनों जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो दोनों पेयर ऑफ फोर्सेस है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इसी के साथ हम आ पहुंचे हमारे अगले टॉपिक पर विच इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम वर्ड से ही क्या लगता है, इट्स लाइक स्टेबिलिटी, राइट, कि मतलब सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ इक्विलिब्रियम पे है। बट एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम है क्या इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, चलो ये समझते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि अगर कोई सिंगल फोर्स लगता है, सिंगल मतलब अगर जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है, अगर एक ही एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है तो उस केस में बॉडी के साथ दो चीज़ें हो सकती है। अगर तो बॉडी फ्री टू मूव है तो क्या होगा, जैसे बाहर से हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन होगा। अगर तो बॉडी किसी पॉइंट पर फिक्स्ड है तो इस एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स की वजह से उसमें रोटेशन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जब एक बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं
और इंटरेस्टिंगली इतने सारे फोर्सेस एक्ट करने के बावजूद भी वो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहता है, अगर वो बॉडी मोशन पे है तो वो मोशन में ही रहता है। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो इसको ऐसे समझो कि भाई हम वो कहते हैं ना कि अगर आप अगर आप मोह माया से ऊपर उठ चुके हो तो भाई चाहे कुछ भी हो रहा है, कोई आपके सामने कितना ही शोर शराबा कर रहा है, कोई आपको कितनी चीज़ें बोल रहा है, बट आप जो है आप बिल्कुल स्टेबल हो। तो वैसे कुछ कहानी यहाँ पर हो रही है कि एक बॉडी है जिसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बट मल्टीपल फोर्सेस के एक्ट करने के बावजूद भी वो बॉडी अगर रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही है, अगर वो बॉडी मोशन में था तो वो मोशन में ही है। तब हम कहते हैं दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक वर्ड का मतलब ही होता है रेस्ट, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहे तब जब उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तब हम कहते हैं दैट द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, राइट। मतलब इफ द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट इवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, तब दैट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल, मान लो ये डब्बा है जो इस टेबल पर रेस्ट पर है। रेस्ट पर है, आपको देख के शायद लग रहा है कि इसके ऊपर कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे, बट कर रहे हैं। जैसे कि इसका वेट mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, जैसे कि एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड। लेकिन ये जो दोनों फोर्सेस हैं दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, और ये दोनों फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। एज अ रिजल्ट इस ऑब्जेक्ट का कोई मोशन नहीं हो रहा है, ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही है। मान लो ये डब्बा, राइट। अगर मैं इस डब्बे पे इधर से कुछ फोर्स लगाऊं और इधर से भी उतना ही फोर्स लगाऊं अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो क्या होगा, ये डब्बा रेस्ट में ही रहेगा, ना तो इधर जाएगा ना उधर। लेकिन वहीं अगर मैंने इस डब्बे पर सिर्फ इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया होता तो ये उधर सड़क जाता, अगर इस डब्बे पर सिर्फ इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया होता तो इधर सड़क जाता। लेकिन अगर दोनों तरफ से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा दिया तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रह गया। अगर ये रेस्ट पर ही रह गया दैट मीन्स इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम है दूसरा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि क्या होता है ये आपने गैस ही कर लिया होगा, नहीं क्या। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन में हो या रोटेशनल मोशन में हो, बट जब उस ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो मोशन में ही है, तो हम कहते हैं दैट द ऑब्जेक्ट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक एग्जांपल लेते हैं रेन ड्रॉप्स का। जब बारिश होती है तो रेन ड्रॉप्स जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, फिक्स्ड वेलोसिटी से, ठीक है। अब देखा जाए तो इसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। भाई रेन ड्रॉप का जो वेट है mg दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, राइट। सिमिलरली जितने भी रेजिस्टिव फोर्सेस है, जैसे मान लो हवा में जो विस्कोसिटी है उसके वजह से जो फोर्स है दैट इज एक्टिंग अपवर्ड्स, जो बायंट फोर्स है दैट इज एक्टिंग अपवर्ड्स। लेकिन ये अपवर्ड और डाउनवर्ड वाले जो फोर्सेस हैं दे आर काइंड ऑफ बैलेंसिंग आउट ईच अदर, जिसके वजह से ये रेन ड्रॉप जो है इन फोर्सेस के एक्ट करने के बावजूद भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसी तरीके से अगर एक और एग्जाम्पल लो कि मान लो एक छोटा सा स्टोन लिया, उसको एक थ्रेड से बांधा, हाथ में पकड़ा, यूं 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 घुमाते रहे, तो अब ये जो मूव कर रहा है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज अगेन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसके ऊपर फोर्सेस तो बहुत सारे एक्ट कर रहे हैं बट उसके बावजूद भी जो है वो एक फिक्स्ड वेलोसिटी में मूव करता चला जा रहा है। दैट मीन्स इट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आता है अगला क्वेश्चन कि भाई इक्विलिब्रियम में किसी भी ऑब्जेक्ट को होने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि भाई जो नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, राइट। मतलब जैसे मैंने वो डब्बे का एग्जाम्पल दिया था ना कि एक डब्बा है, उसको मैंने इधर से एक फोर्स लगाया, इधर से भी एक फोर्स लगाया, जब दोनों तरफ से इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाया, ये फोर्स उसको इधर भेजना चाह रहा है, ये फोर्स उसको इधर भेजना चाह रहा है, अब दोनों फोर्स लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो उस केस में ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा। यही मान लो अगर ये वाला फोर्स ज़्यादा होता और ये वाला कम होता तो क्या होता, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इस तरफ खिसक जाता है ना, तो उस केस में ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता, राइट। तो इसीलिए पहला कंडीशन तो ये कि भाई नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। दूसरा कंडीशन है कि अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं विच इज रोटेटिंग, जो रोटेशनल मोशन में है, तो उस केस में जो फोर्स के जो मोमेंट्स हैं, मोमेंट्स मतलब टॉर्क बेसिकली, राइट। सो टॉर्क का भी जो नेट एल्जेब्रिक सम है, मतलब फोर्स के मोमेंट्स का जो नेट एल्जेब्रिक सम है दैट शुड बी जीरो, क्योंकि अगर वो जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, फोर्स का एक नेट टर्निंग इफेक्ट रहेगा, एक नेट टर्निंग इफेक्ट रहेगा तो वो थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा, राइट।
मतलब उसके रोटेशन में कुछ ना कुछ अंतर पड़ जाएगा, बट वी डोंट वांट दैट चेंज। हम चाहते हैं कि भाई वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहे। तो उस सिचुएशन के लिए जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि फोर्स का जो मोमेंट्स है, फोर्स के जितने भी मोमेंट्स एक्ट कर रहे हैं उस बॉडी पर, उनका अलजेब्रिक सम शुड बी इक्वल टू 0। चलो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पे है, बड़े ध्यान से सुनना, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, तो यहां पर हम एक्सटेंसिवली बात करेंगे अबाउट अ बीम बैलेंस। बीम बैलेंस आई एम प्रिटी श्योर आप सबने देखा है, बचपन से बीम बैलेंस के बारे में पढ़ा होगा, तराजू देखा ही होगा बहुत सी दुकानों में, है ना। तो ये जो बीम बैलेंस है ना, ये भी वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो जब कभी भी ये जो बीम बैलेंस है ये बैलेंस्ड पोजीशन पे होता है, दैट इज इक्विलिब्रियम पे, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जितने भी मोमेंट्स एक्ट कर रहे हैं उनका अलजेब्रिक सम इज 0। ठीक है, तो इसको जो है अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ देखेंगे। ठीक है, सो तैयार है सभी लोग? तो चलो इसे एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ देखते हैं। ये है एक बीम बैलेंस जो हमने बनाया है। ठीक है, हमने इसे घरेलू तरीके से बनाया है। आप भी चाहो तो पेपर कप्स का यूज करके इस तरह का बीम बैलेंस बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो, अभी फिलहाल ये बीम बैलेंस जो है बैलेंस्ड पोजीशन पे है, राइट। देखो ये बैलेंस है दोनों साइड, राइट। लेकिन अभी अगर किसी एक साइड का वजन हम बढ़ा दें तो क्या होगा, देखें, चलो देखते हैं। तो लेट अस सपोज एक तरफ का हमने वेट जो है वो बढ़ा दिया। अब देखो क्या हुआ, इसकी बैलेंस की तो बिल्कुल बुरी हालत हो गई, नहीं क्या? तो एक तरफ का वेट बहुत बढ़ गया तो क्या हुआ, देखो ये पूरा डिसबैलेंस हो गया। लेकिन अभी भी इस वेट को हटाए बिना क्या मैं इसे वापस बैलेंस कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। पता है कैसे? ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है जो कि अभी तक सेंटर पे था, उसके पोजीशन को एडजस्ट करके। तो अब देखो क्या किया मैंने, मान लो इसको अगर मैं इस पोजीशन को थोड़ा सा एडजस्ट करूँ, राइट, थोड़ा सा हिला डुला के, इसको आप घर पे ज़रूर से ट्राई करो बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। तो अब देखो फाइनली हमने इसको फिर से बैलेंस कर दिया, लेकिन देखो मैंने इस वजन को हटाया नहीं है, वो जो एक्स्ट्रा वेट मैंने डाला था वो अभी भी इस पे है। लेकिन यहाँ का वेट जैसे ही बढ़ गया तो क्या हुआ, बैलेंसिंग पॉइंट से देखो इसका डिस्टेंस बहुत कम हो गया। यहाँ का वेट कम है तो इसका बैलेंसिंग पॉइंट से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो इससे अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहो, इसको आप चाहो क्या, आप फाइंड आउट सम टाइम एंड डू दिस योरसेल्फ, ताकि ये फॉर्मूला आपको याद ना करना पड़े या आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो देखो अभी क्या किया हमने, एक तरफ हमने वजन कर दिया है ज़्यादा, राइट, काफ़ी ज़्यादा वजन है इधर, जिसकी वजह से ये पूरा अनबैलेंस हो रहा था। बट जैसे ही ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है इसको हमने इसके तरफ शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया, ये ओवरऑल फिर से बैलेंस हो गया, राइट। इसका मतलब जिस तरफ ज़्यादा वेट है उसका जो ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है फ्रॉम द बैलेंस पॉइंट दैट इज लेस, जिधर कम वेट है वहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द बैलेंस पॉइंट दैट इज मोर। अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक फोटो ले लो, और उसके बाद डेफिनेटली इसे आप खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली ट्राई दिस आउट, दिस विल हेल्प यू। ठीक है, तो अभी ये तो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, अब इसके बाद हम लोग इसको मैथमेटिकली देखते हैं। चलो, तो अगर अब हम इससे मैथमेटिकली अगर बात करें, कभी भी अगर ये बीम बैलेंस का जो रॉड है, दिस रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है मतलब ये रॉड जो है वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। कभी भी ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है W1 L1 इज इक्वल टू W2 L2। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है W1 L1 वगैरह वगैरह, तो भाई ये क्या है, ये मोमेंट ही तो है। W1 क्या है, लेट अस से इधर का वेट, इस तरफ जो वेट लगा हुआ है दैट इज W1, सो दैट इज द फोर्स, और इसका परपेंडिकुलर, अब फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, राइट। तो यहाँ से जो सेंटर का जो हमारा बैलेंस पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, वहाँ से जो डिस्टेंस है दैट इज L1, राइट। तो ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, उसी तरीके से W2 जो वजन इस तरफ लगा हुआ है,
और इसका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज L2। तो बेसिकली ये जो दोनों मोमेंट्स हैं, ये दोनों मोमेंट्स शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, तभी जो है वो क्या होगा, वो बैलेंस होगा, तभी वो जो है हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो अभी अभी मैंने वही डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि भाई पहले क्या था, दोनों तरफ का W1 W2 बराबर था। जो डेमोन्स्ट्रेशन अभी अभी हमने दिया उसको अगर आप रिकॉल करो तो पहले जब दोनों तरफ का वेट बराबर था उस समय L1 और L2 की वैल्यू भी सेम थी, क्योंकि जो सेंटर था, जो बैलेंसिंग पॉइंट था वो सेंटर पे था, ठीक है। लेकिन जैसे ही W1 और W2 बदल गया, मतलब इफ जो कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन में किया कि जैसे ही हमने W1 को W2 से बढ़ा दिया, एक तरफ ज्यादा वजन कर दिया, तो क्या हुआ, तब क्या हुआ, L1 की वैल्यू जो है वो L2 से कम हो गई। क्यों? क्योंकि अगर W1 बढ़ेगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि दिस इक्वेशन हैज टू बी ट्रू अगर उसको हॉरिजॉन्टल रहना है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल रहना है मतलब अगर उसके इक्विलिब्रियम पे रहना है, बैलेंस्ड पोजीशन पे अगर रहना है, तो हर हाल में W1 L1 शुड बी इक्वल टू W2 L2। और इसी रिलेशन को, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पर बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो अभी हम इसी वीडियो के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई होप विद द डेमोन्स्ट्रेशन दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। इनफैक्ट मैं एक और बार सभी को बोलूंगी कि आप लोग खुद अपने घर पे 2 पेपर कप्स लो, एक पतली सी रॉड लो, थ्रेड लो, और ये जो बीम बैलेंस है इसको बनाओ। उसके बाद एक पेपर कप में कुछ सामान डाल दो, फिर देखो वो कैसे डिसबैलेंस हो रहा है, फिर जो बीच वाला पॉइंट है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके वापस बैलेंस करने की कोशिश करो, एंड यू विल योरसेल्फ अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो चलो भाई, अब हमने इस पार्ट के तो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, बट फिजिक्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कवर करना काफी नहीं है बिल्कुल भी, हमें करने होंगे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व। सो लेट अस सॉल्व अ कपल ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड लेट अस गेन फुल ऑन कॉन्फिडेंस टू सॉल्व सच न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो चलो, मैं सॉल्व नहीं करूंगी, वैसे आप लोगों को मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर सॉल्व करते हुए कुछ भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछ सकते हो वेबसाइट के। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो आप अपना फीडबैक विथ रिगार्ड्स टू न्यूमेरिकल सॉल्विंग आप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मैं पर्सनली हर एक कमेंट को पढ़ूंगी और आपके फीडबैक को कंसिडर भी करूंगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, व्हिच सेज द मोमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट O इज 5 न्यूटन मीटर, ठीक है। मतलब यहां पर मोमेंट ऑफ अ फोर्स की वैल्यू दी हुई है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये टॉर्क की वैल्यू है। और क्या दिया हुआ है, फोर्स की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है भाई। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। सो O जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है। सो लेट अस से कि अगर कोई इस तरीके का रॉड हो जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट O है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है। वी डोंट नो अबाउट द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, इनफैक्ट उसी डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है, वो डिस्टेंस ही हमें निकालना है, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर लेट्स से कि फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, तो यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है। अब बच्चों हमें तो पता ही है कि भाई मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो भाई ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है ये हो जाएगा टॉर्क अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। टॉर्क की वैल्यू यहां पर दी हुई है 5 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन। सो 5 अपॉन 10 that is equal to 0.5 मीटर। आईसीएससी के बच्चों के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो है यूनिट्स। आईसीएससी बोर्ड में स्पेशली मैंने नोटिस किया है कि न्यूमेरिकल्स वगैरह में ना यूनिट्स के साथ बहुत खेलते हैं। सो बहुत बार अलग अलग यूनिट्स दिए रहते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते दौरान बहुत बार बच्चे यूनिट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं और चीज़ें हो जाती हैं गलत। तो इसीलिए यूनिट्स पे स्पेशल ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, हालांकि हमने समझ के ही किया, ठीक है। तो चलो अगर आपने कर ही लिया होगा वैसे तो आई गेस, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर
2, क्वेश्चन नंबर 2, हाथ में चाकू है मेरे और दूसरे हाथ में स्केल है। क्यों है चाकू? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज placed at the 58 centimeter mark when a weight of 20 gram force is suspended from one end। पहले क्वेश्चन को करेंगे विजुअलाइज। तो मतलब नाइफ की एंड में, चाकू की धार पे हमने एक मीटर रॉड को बैलेंस किया है। हालांकि ये मीटर रॉड नहीं है, एक छोटा सा स्केल है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि कुछ इस तरीके से बैलेंस किया गया है। आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट। देखो किस तरीके से बैलेंस किया गया है। अभी यहाँ पर देखो जो ये बैलेंस हुआ है ना, ये इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, मिड पॉइंट पे बैलेंस हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो रॉड है एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसमें कोई वेट नहीं है। बट इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक एंड पे, इसके एक एंड पे एक वेट अलग से लगा हुआ है, राइट, विच इज दैट वेट, इट इज 20 ग्राम फोर्स का एक वेट अलग से लगा हुआ है एक एंड पे। तो जाहिर सी बात है उस केस में एक तरफ थोड़ा भारी हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका जो पिवोट पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये बैलेंस होगा, वो पॉइंट इसका सेंटर नहीं रहेगा, वो सेंटर से शिफ्ट हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक मीटर रूल है। मीटर रूल मतलब इसका जो पूरा लेंथ है दैट इज 1 मीटर। ठीक है, तो इसका पूरे का जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर। सो 1 मीटर का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी एट, बताओ, 0.5 मीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर। सो लेट अस से कि ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज द मिड पॉइंट। ठीक है, सो लेट अस से दिस इज द 50 सेंटीमीटर मार्क। लेकिन 50 सेंटीमीटर मार्क पे ये बैलेंस हो नहीं रहा है। ये कितने पे हो रहा है बैलेंस? ये बैलेंस हो रहा है इस वाले पॉइंट पर जिसको मैंने एरो से दिखाया है, और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज 58 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, बड़े अच्छे से समझना इसको। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? सेंटर पे बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पर एक एंड पर लगा हुआ है एक वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स, राइट। सो लेट अस से एक एंड पर यहां पर एक वेट लगा हुआ है 20 ग्राम फोर्स का। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चूंकि यहां पर ये फोर्स लगा हुआ है, उसके वजह से इसका जो पिवोट पॉइंट है या फिर जो बैलेंस पॉइंट है दैट इज 58 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो अब इसको हमने डायग्राम, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट का डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो अब इसको हमने बना दिया, ये इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल। ये जो रूल है ना, ये जो मीटर, जो रॉड समझ लो, मीटर रूल समझ लो, इसका वजन कितना है। अब इसका वजन कितना है ये हम कैसे निकालेंगे? एक बार के लिए ऐसे सोचो कि यार ये जो मीटर रूल है ना, मान लो, फॉरगेट अबाउट दैट 20 ग्राम फोर्स जो एक तरफ लटका हुआ है, इसका जो भी वजन होगा, नॉर्मली क्या होता है कि इसका जो भी वजन है इट इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा? मिड पॉइंट पर होगा। ये जो 50 सेंटीमीटर वाला मार्क है, यहीं पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, राइट। यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। बात को समझना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? वो वर्चुअल पॉइंट जहां पर इट इज एज्यूम्ड कि उस बॉडी का पूरा वेट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इस मीटर रूल का जो पूरा वेट है दैट इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट which is the mid point of the meter rule that is 50 सेंटीमीटर मार्क। यहां पर ये एज्यूम किया जाता है कि इसका पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट है, यहीं पे इसका पूरा वेट जो है इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है, अब मजेदार बात तो ये है कि जो 58 सेंटीमीटर का मार्क है, उस मार्क पे हमारा ये जो मीटर रॉड है ये बैलेंस हो रहा है। बैलेंस हो रहा है मतलब 58 सेंटीमीटर के मार्क पे ये इक्विलिब्रियम पर है। अगर इक्विलिब्रियम पर है, इसका मतलब है कि 58 सेंटीमीटर पर के मार्क पर इसके ऊपर जितने भी मोमेंट्स एक्ट कर रहे हैं, जितना भी टॉर्क एक्ट कर रहा है, इधर के वेट के वजह से जो टर्निंग इफेक्ट है, इस 20 ग्राम फोर्स के वजह से जो टर्निंग इफेक्ट है, इसके खुद के वेट के वजह से जो टर्निंग इफेक्ट है, नेट वो सारा टर्निंग इफेक्ट इक्वल एंड ऑपोजिट है, राइट। तभी तो ये इक्विलिब्रियम पर है। बात समझ में आ गई? ग्रेट। अब देखते हैं टर्निंग इफेक्ट इस फोर्स की वजह से कितना है।
तो इस फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट है, लेट अस से कि ये जो वेट है दैट इज W1, लेट अस कॉल दिस W1, और ये जो रूल का जो वेट है लेट अस कॉल दैट W2. सो ये W2 जो है दैट इज द वेट ऑफ द रूल, और यही हमें कैलकुलेट भी करना है, ठीक है. तो इसको हमने W2 बोला, इसको हमने W1 बोला, ठीक है. अब देखो किस पॉइंट से हम देखेंगे इनका डिस्टेंस, जो पिवोट पॉइंट है, ये जो 58 सेंटीमीटर वाला मार्क है ना, दिस इज द पिवोट पॉइंट, दिस इज आवर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है. तो हम डिस्टेंस यहीं से मेजर करेंगे. तो अब देखो ये W1 वेट की वजह से जो टॉर्क है या जो मोमेंट है इसका, वो कितना हो जाएगा, W1, ये हो जाएगा W1 मल्टीप्लाइड बाई L1. L1 मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज L1, ठीक है. W1 इंटू इसका डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट दैट इज द पिवोट पॉइंट, सो दिस इज L1, ठीक है. तो इसका मतलब W1 इंटू L1. इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है W2, यानी कि इस रूल का जो वेट है W2 मल्टीप्लाइड बाई जिस पॉइंट पर W2 एक्ट कर रहा है दैट इज दिस पॉइंट. इस पॉइंट से जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है उसका डिस्टेंस, ये छोटू सा डिस्टेंस, ये छोटू सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस दैट इज L2, ठीक है. सो W1 L1 इज इक्वल टू W2 L2. ऐसा क्यों, क्योंकि इस केस में ये जो रूल है ना, इट इज बैलेंसिंग हॉरिजॉन्टली, चूंकि ये बैलेंस हो रहा है यानी कि इट इज इन इक्विलिब्रियम, बैलेंस में है, तो इसी वजह से W1 L1 इज इक्वल टू W2 L2, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. नाउ दिस इज लिटिल क्रिटिकल, दिस मे बी लिटिल ट्रिकी, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो शायद आप क्वेश्चन को विजुअलाइज ना कर पाओ, इसीलिए दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायग्राम अगर आपने सही बनाया तो आपका सॉल्यूशन सही होना गारंटेड है. तो डायग्राम को सही से बनाना है, ठीक है, विजुअलाइज करना. इसीलिए मैंने विजुअलाइज कराया कि भाई चाकू की धार पे आप उस स्केल को, अगर उसमें कुछ भी वेट लगा हुआ नहीं है तो आप उसके मिड पॉइंट पे ही उसको बैलेंस कर लेते हो. बट अगर एक तरफ एक भारी वजन है तो ऑब्वियसली वो उधर झुक जाएगा ना, राइट. तो इसीलिए उसका जो मिड पॉइंट है वो भी थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब उसका जो बैलेंस पॉइंट है वो भी सेंटर से शिफ्ट हो जाएगा. इसीलिए देखो इसका बैलेंस पॉइंट सेंटर से शिफ्ट हो गया है, 58 सेंटीमीटर पे है ना कि 50 सेंटीमीटर पे. लेकिन इस पूरे रूल का जो वजन है वो तो इवेंचुअली इसके सेंटर पे ही एक्ट कर रहा है, राइट. तो एज अ रिजल्ट ये जो बैलेंस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये वेट की वजह से और वो वेट की वजह से जो टॉर्क है ना दैट इज काइंड ऑफ नलिफाइंग ईच अदर, जिसके वजह से ये बैलेंस हो रहा है, ठीक है. अब देखो क्या करेंगे. तो अब सबसे पहले हमें L1 और L2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिसमें हम सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे, ठीक है. तो उसको हम इस साइड पहले निकाल लेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले निकालते हैं L1 की वैल्यू. अब देखो इस पूरे का लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर ये पूरे का लेंथ है, ठीक है. अच्छा, इस पूरे में से अगर यहाँ पे देखो यहाँ तक 50 है, ये लेट अस से कि इफ दिस इज 0, ये इधर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ तक 50, ये 58, तो ये जो बचा हुआ लेंथ हुआ L1 ये कितना हो जाएगा, पूरा 1 मीटर है, राइट. 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब L1 जो है वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर माइनस 58 सेंटीमीटर दैट इज 42 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मीटर में लिखें तो 0.42 मीटर, ठीक है. तो ये L1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है. L1 तो समझ में आ गया, ये जो लेंथ है ये पूरे लेंथ में से 58 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, L1 निकल गया. अब बात करते हैं L2 की. अब देखो L2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ तक 58 उसमें से 50 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 58 माइनस 50 दैट इज 8 सेंटीमीटर. तो इसको भी अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. तो हमने L1 और L2 की वैल्यूज तो निकाल ली, ठीक है. अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर. अब यहाँ पे हम वैल्यूज डालते हैं. W1 की वैल्यू दी हुई है 20 ग्राम फोर्स, उसको हम चेंज नहीं करते हैं, हम 20 ही रहने देते हैं. L1 की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.42. W2 हमें निकालनी है, L2 की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻2.
तो अब यहाँ से हम W2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 20 इंटू 0.42 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻⁻²। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो W2 की वैल्यू निकल के आती है 105 ग्राम फोर्स। तो यानी कि ये जो रूल है इसका वेट कितना है, 105 ग्राम फोर्स। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन था बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल नहीं था, ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो डायग्राम बनाने में ही बहुत बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तो पहले विजुअलाइज करना होगा कि भाई ये मीटर रूल है, जिस पॉइंट पर ये बैलेंस हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पॉइंट पर बैलेंस हो रहा है मतलब उस पॉइंट के अबाउट जितने भी टॉर्क हैं वो बैलेंस आउट कर जा रहे हैं, मतलब उस पॉइंट के अबाउट जितने भी मोमेंट्स ऑफ फोर्स हैं वो सब कुछ जो है एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पे हो रही है कि भाई इस वेट की वजह से जो मोमेंट है, इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट है, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो वेट एक्ट कर रहा है उसके वजह से जो मोमेंट है, वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, इसी वजह से ये इक्विलिब्रियम पर है। तो ये इसका सबसे पहला ट्रिक था, सबसे पहला मतलब आप कह सकते हो कि पकड़ने वाला कॉन्सेप्ट था। दूसरा था L1 L2 की वैल्यू। बहुत से बच्चे ये सिंपल चीज़ों में फंस जाते हैं, L1 और L2 कैसे निकाले, उसके लिए डायग्राम आपका अगर नीट हो, डायग्राम अगर क्लियर हो तो आप L1 L2 डायग्राम देख के निकाल लोगे। एक बार L1 L2 निकल गया, उसके बाद ये दो ही इसके ट्रिकी पार्ट्स थे, उसके बाद तो आपका सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, विच इज प्रॉब्लम नंबर 3। सो प्रॉब्लम कह रहा है अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर। ठीक है, मतलब इस स्टीयरिंग व्हील का जो डायमीटर है, इस डायमीटर की लेंथ दी हुई है 0.5 मीटर। ठीक है, is rotated anti-clockwise by applying two forces each of magnitude 5 न्यूटन। ठीक है, मतलब इसको, ये स्टीयरिंग व्हील को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया। कैसे, इसमें दो फोर्स, जैसे स्टीयरिंग की जो व्हील होती है उसको ऐसे पकड़ के यूं घुमाया गया, राइट, समवट लाइक दिस। तो यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया गया, यहाँ पर भी एक फोर्स अप्लाई किया गया, राइट। सो दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, क्या कहते हैं हम उसको कपल कहते हैं। और ये फोर्स कितना फोर्स था, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक 5 न्यूटन इधर, एक 5 न्यूटन इधर लगाया गया। ठीक है, तो ये इसका लगभग डायग्राम बन गया। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब देखो डायग्राम में आपको जरूरी नहीं है कि आप एकदम फैंसी सा स्टीयरिंग बनाओ, यू कैन जस्ट मेक अ सर्कल एंड यू कैन शो कि भाई ये दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जो कि इक्वल है, ऑपोजिट है, इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, पैरेलल फोर्सेस हैं। तो अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से एक कपल चाहिए होता है रोटेशन के लिए, जिसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ठीक है, तो डायग्राम का काम हो गया। एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अब मोमेंट कैसे निकालेंगे, यहां पर एक्ट कर रहा है एक कपल, तो अगर हम मोमेंट निकालें कपल का, मोमेंट ऑफ कपल, कपल क्या है, कपल बेसिकली फोर्स का ही तो पेयर है, दो फोर्स का जो जोड़ी है, जो पेयर है, दैट इज कपल। सो मोमेंट ऑफ कपल हम कैसे निकालते हैं, अभी अभी बताई थी मैं जब हम लोग थियरी कवर कर रहे थे कि ये क्या होता है, फोर्स इनटू कपल आर्म, राइट। सो फोर्स कितने का लग रहा है, फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। कपल आर्म किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। देखो एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जितना स्टीयरिंग व्हील का डायमीटर है, वेरी सिंपल, विच इज 0.5 मीटर। तो ये हो जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर। तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ कपल। तो आप पहुंचे हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पिवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, तो एक मीटर रूल है, मीटर रूल मतलब ही इसकी जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर। ठीक है, ये पिवोटेड है एट इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, अ वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट। ठीक है, तो लेट अस से इसके जो दो एंड्स है ना, दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी। तो एक एंड पर जो है एक वेट लगाया हुआ है विच इज 50 ग्राम फोर्स। ठीक है,
where should be a weight of 100 ग्राम फोर्स be suspended to keep the rule horizontal। अब भाई एक और, अब इस तरफ एक 50 ग्राम फोर्स का वेट लगा दिया गया, तो अब जाहिर सी बात है कि दूसरी तरफ ही लगाएं, क्योंकि इसी तरफ सारा वेट लगा देंगे तो ये बैलेंस होगा नहीं। अब बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ एक 100 ग्राम फोर्स का वजन एक ऐसे डिस्टेंस पे लगाया कि ये बैलेंस हो गया। तो अब कितने डिस्टेंस पे लगाया वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम कि किसी एक पॉइंट पर एक 100 ग्राम फोर्स का वेट लगाया गया, बट इसका जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है और यही डिस्टेंस हमें निकालना है। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द पिवोट पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट O है ना, दैट इज ऑल्सो द सेंटर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमें ये x की वैल्यू निकालनी है सच दैट कि ये जो रूल है ना, ये रूल हॉरिजॉन्टल है। ये हॉरिजॉन्टल है मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, राइट। और ये इक्विलिब्रियम में है मतलब इन वेट्स की वजह से जो मोमेंट्स हैं, इन फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट्स हैं, वो मोमेंट्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस वेट की वजह से जो मोमेंट है वो कैसे निकालते हैं हम, फोर्स इनटू डिस्टेंस। कहाँ से डिस्टेंस, ये पिवोट पॉइंट से डिस्टेंस। तो चलो निकालते हैं। अब देखो ये एक एंड पे लगा हुआ है, तो इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना हो जाएगा, जितना इस मीटर रॉड का लेंथ है उसका आधा 1 मीटर है, तो ये ½ मीटर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.5 मीटर, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो चलो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हम बोल सकते हैं कि भाई 50 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाई इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 0.5 शुड बी इक्वल टू 100 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाई उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर दैट इज x। सिंपल, राइट, क्योंकि दोनों जो मोमेंट है वो बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू, जो कि हो जाएगी 50 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो वैल्यू निकल के आ गई दैट इज 0.25 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वेयर शुड बी अ वेट ऑफ 100 ग्राम बी सस्पेंडेड, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 100 ग्राम फोर्स वेट शुड बी सस्पेंडेड at a distance of 0.25 meter from the midpoint। अगर हम ये आंसर लिखें तो वो भी करेक्ट है। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो, अब देखो ये जो पूरा डिस्टेंस है दैट इज 0.5, राइट, क्योंकि ये जो है ये आधा है पूरे रॉड का, राइट। तो अगर ये डिस्टेंस 0.25 है तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस भी 0.25 ही है। तो इसीलिए बहुत जगह आप देखोगे कि बहुत सी किताबों में लिखा रहेगा कि 100 ग्राम फोर्स वेट शुड बी सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर फ्रॉम द अदर एंड, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एक ऑप्शन है कि इट शुड बी सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द अदर साइड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदर साइड लिखना बहुत जरूरी है, वरना लगेगा कि भाई सेंटर से इस तरफ 0.25 सेंटीमीटर पे इसको प्लेस करना है, राइट। तो ये लिखना बहुत जरूरी है कि ऑन द अदर साइड ऑफ 50 ग्राम फोर्स वेट, ये जिस तरफ लगा हुआ है उसके दूसरे तरफ इसको लगाना है सेंटर से 0.25 मीटर डिस्टेंस पे, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर दूसरे एंड से 0.25 मीटर डिस्टेंस पे, बोथ आर करेक्ट। तो चलो बच्चों अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ बॉय वेइंग 20 किलोग्राम फोर्स सिट्स एट वन एंड ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ इट गेट्स डिप्रेस्ड एट दिस एंड। किसी भी सीसॉ, आपने सीसॉ तो देखा ही होगा किसी भी चिल्ड्रन प्ले एरिया में, तो जैसे ही एक साइड पे एक बच्चा बैठता है तो वो साइड नीचे की तरफ चला जाता है, राइट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन वेइंग 40 kgf। दूसरी तरफ अगर एक ज़्यादा वजन वाला एडल्ट बैठ जाए तो किस तरीके से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, मतलब उस एडल्ट को कहाँ पर बैठना होगा ताकि वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। हॉरिजॉन्टल हो गया मतलब वो इक्विलिब्रियम पे है, वो बैलेंस हो गया है। बैलेंस हो गया है मतलब
बच्चे के वजन से जो मोमेंट है, एडल्ट के वजन से जो मोमेंट है, ये दोनों बैलेंस आउट होना चाहिए। तो इसको विजुअलाइज कर लिया, पहले बच्चा बैठा डिप्रेस हो गया, दूसरी तरफ एडल्ट बैठा। जैसे ही एडल्ट को हम एक ऐसे पोजीशन पे बिठाते हैं कि ये जो है बैलेंस हो जाए, तो हमें वही पोजीशन निकालिए, वही डिस्टेंस निकालिए कि भाई एडल्ट को हम कितने डिस्टेंस पर बिठाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो भाई इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखने के लिए क्या होना चाहिए? इस चाइल्ड का जो वजन है, चाइल्ड का वजन कितना है? 20 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, और ये चाइल्ड जो है कितनी डिस्टेंस पर है? सी सॉ का जो सेंटर है, क्योंकि सेंटर के अबाउट ही वो बैलेंस होगा, तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? देखो पूरा सी सॉ का लेंथ है 4 मीटर, तो इसका मतलब ये जो आधा डिस्टेंस है दिस इज 2 मीटर। ठीक है, अच्छा, ये जो एडल्ट है, एडल्ट सेंटर पे रहेगा कि नहीं हमें पता नहीं है। ये पिक्चर में देख के लग रहा है वो एंड पे है, बट वो एंड पे रहेगा कि नहीं पता नहीं। वो एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पे रहेगा, उसी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अच्छा, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो भाई चाइल्ड के वजह से, चाइल्ड के वजन के वजह से, दैट इज 20 किलोग्राम फोर्स की वजह से जो मोमेंट होगा दैट विल बी 20 इंटू 2, क्योंकि 2 इसका डिस्टेंस है। दिस शुड बी इक्वल टू जो एडल्ट के वजह से जो फोर्स है विच इज 40 किलोग्राम एफ, किलोग्राम फोर्स, दैट इज 40 इंटू एक्स, क्योंकि एडल्ट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो अपने को पता नहीं है, उसको हमने एक्स मान लिया। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं विच विल बी 40 अपॉन 40, दैट इज इक्वल टू 1 व्हाट? इट इज 1 मीटर। द एडल्ट शुड बी प्लेस्ड at a distance of 1 meter from the center on the other side. ठीक है, मतलब चाइल्ड जिस साइड पे है उसके अदर साइड में एडल्ट को बैठना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कैसे कर रहे हैं? तो देखो ये क्वेश्चन, इसका पिछला क्वेश्चन ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक होते हैं बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब ऑब्वियसली एकदम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में वैसे क्वेश्चंस भले पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़े से ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस होंगे तो उतने सिंपल तो नहीं पूछे जाएंगे, राइट? तो ये जो बैलेंसिंग वाले कॉन्सेप्ट है ना, दे शुड बी वेरी वेरी क्लियर। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप का, इस पैटर्न का एक क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था, लेकिन चलो एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हाफ मीटर रूल है ये, यानी कि इस पूरे रूल का जो लेंथ है दैट इज नॉट 1 मीटर बल्कि हाफ मीटर, 0.5 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, इट कैन बी बैलेंस्ड एट द 29 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास ऑफ 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड। ठीक है, मतलब अगेन यहाँ पे वो नाइफ वाला क्वेश्चन याद है, जहां पर हम सेंटर पे बैलेंस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसके एक एंड पर हमने कुछ मास हैंग कर दिया था। तो जैसे यहाँ पर हमने 20 ग्राम का मास जो है वो, तो यहाँ पर 25 ग्राम फोर्स का लेट्स से मास हैंग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है? ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये जो इसका जो बैलेंस पॉइंट है ये 29 सेंटीमीटर मार्क पे है, ये बैलेंस पॉइंट है और ये 29 सेंटीमीटर पे है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर स्केल। इस हाफ मीटर स्केल का मास निकालना है। याद आ रहा है कुछ? हम एज्यूम करते हैं कि भाई इसका जो पूरा जो वेट है ना, दैट वेट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। ठीक है, लेट अस से दैट पॉइंट इज दिस। तो हम एज्यूम करते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस पॉइंट पर है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने डिस्टेंस पे होगा? ये पूरा 0.5 मीटर है, यानी कि 0.5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में लिखें तो 50 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाला जो मार्क है दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 25 सेंटीमीटर वाले मार्क पर जो है इस पूरे रूल का जो वेट है ना दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, सो लेट अस से इस पूरे वेट का जो भी रूल, मतलब जो भी वेट है ना, लेट अस से दैट इज W1, और ये वाला जो वेट है लेट अस से दैट इज W2। ठीक है, अब इस W2 का जो डिस्टेंस है
फ्रॉम द पिवोट पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट बैलेंस हो रहा है, वो डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है। अब देखो यहाँ से लेट अस से दिस इज 0 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये 25 सेंटीमीटर, यहाँ 29 सेंटीमीटर। अब ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50, टोटल 50 में से माइनस कर दो 29 सेंटीमीटर, दैट इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस उतना। ठीक है, एंड लेट अस से दिस डिस्टेंस इज L2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अगर ये जो रूल है, अगर ये बैलेंस हो रहा है अबाउट दिस 29 सेंटीमीटर मार्क, इसका मतलब है कि W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2। ठीक है, करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था हमने। तो भाई यहाँ पे देखो W1 की तो वैल्यू अपने को निकालनी है, इंटू L1 मतलब W1 का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो कितना है, W1 का डिस्टेंस जो पिवोट पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, उससे कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है 29 माइनस 25 दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है भाई, तो L1 की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर, W2 की वैल्यू है लेट्स से 20 ग्राम फोर्स, L2 की वैल्यू है 21, तो W1 की जो वैल्यू हो गई वो हो जाएगी 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 ज़ा 20 दैट इज 105, इतना ग्राम फोर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस पूरे रूल का जो वेट है वो इतना हो जाएगा। देयरफॉर इसकी मास की बात हो रही है, वेट की बात नहीं हो रही है। सो देयरफॉर मास ऑफ हाफ मीटर स्केल हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 105 ग्राम्स। ठीक है, तो ये आ गया क्योंकि यहाँ मास पूछा गया है। ठीक है, तो मतलब पहला पार्ट तो हो ही गया है, डायग्राम बना लिया है, मास भी निकाल लिया है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट if the 20 gram mass is shifted inside from its one end। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि 20 ग्राम मास जो है वो एंड ए पे लटका हुआ था, एक एंड पे लटका हुआ था। अब बोला जा रहा है कि अगर इस 20 ग्राम को हम थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट कर दें, मतलब इस 20 ग्राम को हम यहाँ से लेट से कुछ इस तरफ यहाँ पर शिफ्ट कर दें, लेटस से। ठीक है, लेटस से कि 20 ग्राम को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा हमारे बैलेंसिंग पॉइंट के साथ, क्योंकि भाई वही वाली बात है कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स होल्ड्स ट्रू ऑलवेज। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है, W1 L1 इज इक्वल टू W2 L2। अब भाई यहाँ पर जो W1 और W2 की वैल्यू है, जो 20 ग्राम है, वो 20 ग्राम को तो हम बढ़ा या कम नहीं कर सकते हैं, राइट। तो 20 ग्राम 20 ग्राम ही रहेगा। अब जो इसका जो रूल का जो मास है उसको भी हम कुछ चेंज नहीं कर सक रहे हैं, वो भी उतना ही है। तो मतलब W1 और W2 में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस 20 ग्राम के मास को इधर शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब है कि इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हम क्या कर दे रहे हैं, हम कम कर दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम एक तरीके से लेट अस एज्यूम कि दिस डिस्टेंस इज L1, एक बार के लिए एज्यूम करते हैं, एंड लेट अस से कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है दैट इज L2। ठीक है, तो अगर हम इस 20 ग्राम को करीब लेके जा रहे हैं, इसका मतलब हम L1 को क्या कर रहे हैं, हम L1 को डिक्रीज कर रहे हैं, राइट। अगर हम L1 को डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होना पड़ेगा L2 को, बताओ L2 को क्या होना पड़ेगा। बहुत लोग जल्दी से बोल देंगे L2 को इंक्रीज होना पड़ेगा, और वो गलत हो जाएगा। क्यों, देखो सोचो, W1 L1 को जो है W2 L2 के बराबर होना है। ठीक है, मैंने बोला W1 जितना था उतना ही रहेगा, W2 जितना था उतना ही रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने L1 को कम कर दिया है। ठीक है, चूंकि L1 को कम कर दिया है, इसको ट्रू रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको L2 को भी कम करना पड़ेगा।
राइट इसका मतलब है अब L2 क्या है, ये वाला डिस्टेंस है। तो L2 को कम करने के लिए जो हमारा ये जो बैलेंस पॉइंट था, ये जो बैलेंसिंग पॉइंट था, इसको किधर शिफ्ट होना पड़ेगा। देखो बैलेंसिंग पॉइंट पहले यहाँ था, अगर L2 को हम कम करना चाहते हैं तो बैलेंसिंग पॉइंट को 25 सेंटीमीटर मार्क के पास जाना पड़ेगा। तो अगर ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है ना, ये भी अगर थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट होने लग जाए तो क्या होगा, L2 की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो देयरफॉर हमारा आंसर ये हो जाएगा कि जो बैलेंसिंग पॉइंट है, बैलेंसिंग पॉइंट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द 25 सेंटीमीटर मार्क। देखो ये काफी कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल था, पार्ट सी, इसीलिए एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को रिविजिट कराती हूँ। हमने बोला कि भाई अगर ये जो 20 ग्राम का मास है, इसको अगर हम इस तरफ अंदर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो जो सेंटर बैलेंसिंग पॉइंट जो था, ये बैलेंसिंग पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा, क्या वो इस तरफ शिफ्ट होगा या उस तरफ शिफ्ट होगा, है ना। ये सिंपल सा सवाल था। इसमें सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के कॉन्सेप्ट को लिख डालेंगे। अब W1 की वैल्यू जो थी वही है, W2 की वैल्यू जो थी वही है। W1 मतलब एक 20 ग्राम का मास है और W2 बोले तो ये जो रूल का जो मास है, दैट इज द मास विच इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो तो वही है। उन मासेस में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पहले बैलेंस्ड था, राइट, पहले बैलेंस्ड था, यानी कि पहले W1 L1 इज इक्वल टू W2 L2 था। अब उस बैलेंस्ड इक्वेशन में हमने बोला कि यार L1 जो है ना वो मेरा कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो भाई ये जो L1 डिस्टेंस जो है, पहले ये डिस्टेंस इतना था, अब ये डिस्टेंस कम हो गया, राइट। तो अब L1 कम हो गया, तो भाई यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कम हो गई। तो अब ये दोनों को इक्वल रहने के लिए राइट हैंड साइड की वैल्यू को भी कम होनी पड़ेगी, यानी कि L2 को भी कम होना पड़ेगा। अगर L2 को कम होना है, मतलब ये जो L2 है, इस L2 को अगर कम होना है, इसका मतलब ये जो हमारा बैलेंसिंग पॉइंट है, इसको 25 सेंटीमीटर की तरफ जाना है, राइट। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा कि द बैलेंसिंग पॉइंट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द 25 सेंटीमीटर मार्क। सो आई होप ये आपको लॉजिक समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करना। तो भाई ढेर सारे क्वेश्चन हमने किए हैं सॉल्व, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते दौरान आपका कॉन्फिडेंस विद न्यूमेरिकल सॉल्विंग थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा होगा, है कि नहीं। चलो कमेंट में मुझे फटाफट से बताओ कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करके मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, ये मुझे कॉमेंट्स में जरूर लिख के बताओ, ठीक है। और इसी के साथ हम देखेंगे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। हालांकि जैसे कि मैंने बताया ये पूरा चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये इस चैप्टर का सिर्फ पहला पार्ट था, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है अ फिजिकल बैलेंस हैज इट्स आर्म्स ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो लेट्स से ये एक फिजिकल बैलेंस है जिसके आर्म्स के लेंथ कितने कितने हैं, एक 60 सेंटीमीटर है और दूसरा 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। What weight kept on the pan on the longer arm will balance an object of weight 100 ग्राम force kept on the other pan। तो जो लॉन्गर आर्म है, इसके पैन में हम कितना वेट डालें ताकि इस पैन के 100 ग्राम फोर्स को ये बैलेंस कर पाए। जैसे ही बात बैलेंस की आ जाती है, उसका मतलब ही क्या होता है, इस वेट की वजह से जो मोमेंट है और उस अननोन वेट की वजह से जो मोमेंट है, दे आर बैलेंसिंग आउट ईच अदर। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर x ग्राम फोर्स का हम वेट रखेंगे, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, 100 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विच इज 40 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू x ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस दैट इज 60। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं विच विल बी 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60 एंड दिस इज इक्वल टू 66.67 ग्राम फोर्स। तो इसका मतलब इतना वेट हम रख सकते हैं इस पैन में
ताकि ये बराबर बैलेंस हो जाए। नाउ दिस वाज अ प्रिटी सिंपल क्वेश्चन। इतने सारे ट्रिकी, आसान, हर तरह के क्वेश्चन करने के बाद जो आखिरी का क्वेश्चन था वो बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान लगा होगा आप सभी को। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस चैप्टर के अंदर, इस पूरे वीडियो के अंदर हमने टोटल 9 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी ने वो सारे के सारे 9 क्वेश्चन जरूर सॉल्व किए हो। आपके पास ICSE फिजिक्स क्लास 10th की जो भी किताब हो, चाहे वो सेलिना हो, चाहे कोई और किताब हो, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को अभी तक अगर आपने मेरे साथ देखा है तो अब जाके उस किताब में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, मोमेंट ऑफ फोर्स और इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, उनको फटाफट से सॉल्व करो। जो भी डाउट आता है learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे वो डाउट पूछ डालो, आपको 24 घंटे के अंदर उनके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि नहीं उसके बाद भी मुझे बिल्कुल पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए, तो आप आगे जा करके हमारे 1-on-1 क्लासेस बुक कर सकते हो हमारे स्वयं सेक्शन से ऑन आवर वेबसाइट। ठीक है, तो आई गेस दिस वाज यूजफुल और मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो के साथ जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे इस वीडियो के एंड तक और ये था हमारा ICSE क्लास 10th फिजिक्स का पहला वीडियो। इसीलिए आपका फीडबैक इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टू अस, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो था और इसके आगे हम बहुत सारे, ढेर सारे और वीडियोस बनाने वाले हैं। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि हर वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करें, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू, उनको हम डेमोज के थ्रू आपको विजुअलाइज करा पाएँ, ताकि आपको फिजिक्स और ज़्यादा अच्छे से समझ आए, फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट भी बढ़े। तो चूंकि ये शुरुआत के वीडियोस हैं, इसके आगे बहुत से वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज़ स्पेयर सम टाइम एंड गिव अस सम फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। मैं स्पेशली खुद ये ध्यान रखूंगी कि मैं हर एक कमेंट को पढूं, उसका रिप्लाई भी करूं। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को ये भी कहूंगी कि ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। फोर्स का चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद हम कवर करेंगे हमारा अगला वीडियो जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, NCERT solutions, sample papers and online tests absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या JEE का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, JEE पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।